तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो कोई भी मेटल है तो वो m प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब मेटल का जब सॉलिड स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके अंदर इस तरह के कटायन और एनायन है। किसी भी मेटेलिक स्ट्रक्चर में, कोई भी मेटेलिक स्ट्रक्चर आप लेंगे, जैसे साइकिल है मेटल का बना हुआ, इसमें ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा कि ऐसा मेटल कटायन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त और बिंदास होंगे और अपने अपने जीवन में मचा रहे होंगे और इस माइंड मैप सीरीज में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं हाजिर हो गया हूं क्लास 12th के माइंड मैप के सीरीज में डीएनए ब्लॉक चैप्टर लेकर। और आज हम लोग डीएनए ब्लॉक चैप्टर का गर्दा उड़ाएंगे, एकदम एकदम फास्ट तरीके से पूरे माइंड में मैप करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, जितने भी टॉपिक आपके डीएनए ब्लॉक के सारे के सारे कवर कर डालेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक, ए ब्लॉक एलिमेंट्स, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपका जो डी ब्लॉक होता है ये एस और पी ब्लॉक के बीच में होता है, सैंडविच की तरह होता है। इधर आपका 1 2 होता है एस ब्लॉक और 13 से 18 पी ब्लॉक, और बीच में हो जाता है आपका डी ब्लॉक 3 से 12 तक। ठीक है, चलिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, लेकिन सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। ठीक है, या यू बोल लो कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट जान सीडी देख रही होगी ZnCdHg। ZnCdHg आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की एक परिभाषा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स और आयन हैविंग इनकम्प्लीटली filled d orbital either in ground state or in most stable oxidation state are called transition element। ठीक है, वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल पाया जाता है, मतलब जहां जहां D10 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन पाया गया, ये पूरा भरा हुआ कंप्लीटली फिल्ड पाया गया, वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो Zn में 3D10 होता है, 4s2 3D10, इसीलिए ZnCdHg आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो। कोई बच्चा सोचेगा कि सर कॉपर में भी तो 4s1 3D10 होता है। तो बेटा कॉपर में तो होता है, तो कॉपर का ये ग्राउंड स्टेट है, लेकिन जब तुम इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो ये 4s0 3D9 हो जाता है, यहां पर ये इनकम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है। इसलिए कॉपर AgAu, जिसको क्वाइनेज मेटल भी कहते हैं, ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, लेकिन ये नहीं कहलाएगा क्योंकि यहां से जब तुम Zn+2 का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये तुम्हारा 4s0 3D10 आएगा, यहां भी डी पूरा भरा हुआ। तो चाहे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो चाहे ग्राउंड स्टेट हो, दोनों ही केसेस में ZnCdHg में आपका डी पूरा भरा होता है। इसीलिए जान CD देख रही होगी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। D block occupy the large middle section of the periodic table between S and P block। D block बीच में होता है, पूरा का पूरा D block मेटल होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पास D में टोटल 4 सीरीज होता है, 3D 4D 5D और 6D। पहली सीरीज जिसको हम 3D सीरीज कहते हैं, ये स्कैंडियम से जिंक 21 से 30 तक होता है। पहला सीरीज D ब्लॉक का पहला मेंबर, पहला एलिमेंट होता है स्कैंडियम। टोटल इसमें 10 मेंबर्स होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं। और सेकेंड सीरीज होता है 4D सीरीज, ये वाइट्रियम से CD तक होता है 39 to 48, ये इसमें भी 10 एलिमेंट होते हैं। थर्ड सीरीज और फोर्थ सीरीज आपका स्पेशल है क्योंकि ये 5D सीरीज जो हम लोग कहते हैं थर्ड सीरीज को, इसमें पहला एलिमेंट तो आपका La होता है जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। अगला मेंबर आपका HF होता है जिसका एटॉमिक नंबर 72 होता है। तो यहां पर 57 के बाद एक ही बार 72 कैसे आ गया? क्योंकि 58 से लेकर 71 तक कौन रहता है? लैंथेनॉइड सीरीज रहता है, लैंथेनॉइड सीरीज ऑफ ए ब्लॉक रहता है। उसी तरह से आप देखेंगे तो यहां 6D सीरीज में एक एलिमेंट तो AC हुआ 89, उसके बाद 89 के बाद 104 हो गया,
क्योंकि 90 से लेकर 103 तक एक्टिनोइड सीरीज रहता है ए ब्लॉक का। तो ये दोनों के दोनों कौन है, ए ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। थोड़ा सा गर्मी बढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं, टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका 4 सीरीज हो गया। हम आपके पास 3D 4D 5D 6D। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही स्टार्ट होता है हमारा स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देखेंगे। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। स्कैंडियम का 21 होता है, तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। आर्गन 18 होता है, 18 2 20 और 3D 1, ये आपका स्कैंडियम हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का काफी सिंपल तरीका बता रहा हूं। 21 है तो D1 आएगा, 4s2 तो आएगा ही। फिर इसके बाद टाइटेनियम 22 होता है, तो ये हो जाता है आर्गन 4s2 3D2, एकदम सिंपल, यहाँ 2 तो 2। फिर वेनेडियम 23 होता है, तो ये हो जाता है आर्गन 4s2 3D3। आगे बढ़िएगा, क्रोमियम में एक्सेप्शन होगा Cr में, तो आर्गन 4s1 4s2 3D4 होना चाहिए लॉजिकली, 4 है तो 4, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन S से D में चला जाता है तो ये 4s1 3D5 हो जाता है, क्योंकि 3D5 में ये हाफ फिल्ड हो जाता है और हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। उसी के बाद आपका आता है मैग्नीज का 25 होता है, जो आपका हो जाता है आर्गन 4s2 3D5, और आयरन का 26 होता है, तो 26 होते ही देखिए 6 है तो 6 आ जाएगा, आर्गन 4s2 3D6 होता आ जाता है, यहाँ 6 तो यहाँ 6। फिर कोबाल्ट 27 है, तो बड़े आराम से आर्गन 4s2 3D7 हो जाता है। और यहां पर आप देखेंगे, हाँ यहां पर आप देखेंगे कि कोबाल्ट के बाद निकल आता है 28, ये हो जाता है आर्गन 4s2 3D8, यहाँ 8 तो यहाँ 8। कॉपर का 29 होता है, एक्सेप्शन होता है, आप लिखेंगे आर्गन, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आर्गन 4s2 3D9 लिखेंगे। लेकिन होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है, 4s1 3D10 हो जाता है, एक्सेप्शनल केस है। जिंक का 30 होता है, आर्गन आपका 4s2 3D10 हो जाता है। इस तरह से करके हमने 10 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी आपको बता दिया। हालांकि तो माइंड मैप सीरीज है, यहां पर इतने ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि आपके पास, आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं आर्गन, और आप यहां 4 को n मान लीजिए तो NS हो गया, और ये 4 को n माना तो 3 क्या हो जाएगा, n-1d। ठीक है, तो d की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जा रही है, 10 तक जा रही है, तो d 1 से 10 हो गया। और s की वैल्यू कहीं 1 है कहीं 2 है, तो s आपका 1,2 हो गया। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। वही चीज यहां लिखा हुआ है, n-1 d 1 से 10, ns 1 से 2। इसके एक्सेप्शंस है क्रोमियम 4s1 3D5, कॉपर 4s1 3D10 और पैलेडियम 5s0 4D10। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम लोग लगे हाथ सारे एलिमेंट्स को याद कर लेते हैं, दो ट्रिक से। एक ट्रिक आपके हिंदी में लिखा हुआ है, एक ट्रिक मैं आपको अब मैं बताने वाला हूं। देखिए, अरे सुनो ना, सुनो तुम ब्याह कर लो मुझसे, सुनो तुम ब्याह, ध्यान दो, ट्रिक पे ध्यान दो। सुनो तुम ब्याह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। एक ट्रिक हो गया, ध्यान दीजिएगा। सुनो तुम, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना, सुनो तुम ब्याह, ब्याह मतलब शादी, कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। एक ट्रिक हो गया। दूसरा, SCTI से बना दिया साइंटिस्ट, VCR-MN से बना दिया वेकरमैन, ये बना दिया फीकोनी कूजन, तो VCR, एक ट्रिक हो गया आपके पास, साइंटिस्ट वेकरमैन फीकोनी कूजन। अगला देखिए, यार जरूरी नहीं मोहब्बत तुझे रुलाती रहे, पढ़ेगा अगर केमिस्ट्री। ठीक है, हाँ केमिस्ट्री पढ़ो, सैलेंसर फिजिक्स नहीं पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो। यार जरूरी नहीं, बार बार कहते हो मोहब्बत रुलाती रहती है, जरूरी नहीं, यार जरूरी नहीं मोहब्बत, यार जरूरी नहीं मोहब्बत तुझे रुलाती रहे, पढ़ेगा अगर केमिस्ट्री। एक और ट्रिक बना दिया, वाई से एस, जेडर से जरदार, एनबी से नवाब, एमओ से मोबाइल, टीसी से टेक्नोलॉजी, आरई से रसिया, आरएस से रोहित, पीडी से प्रसाद, एजी से अग्रवाल, सीडी से चौधरी। तो
ट्रिक बन गया यस जरदार नवाब मोबाइल टेक्नोलॉजी रसिया में रोहित प्रसाद अग्रवाल चौधरी के पास है। अगला ट्रिक देखिएगा, अगला है ललित मिर्जापुर वाला। ठीक है, मिर्जापुर वाला जो कहता है जाके सीएम हाउस में कि कितना पेमेंट मिलता है, मिर्जापुर आ जाओ डबल में करा देंगे, मुन्ना भैया के राइट हैंड है। तो वही ललित, ललित ध्यान से देखिएगा, हिंदी में लिखा है इंग्लिश में पढ़ रहे हैं आप, सुन के लिख सकते हैं। ललित हफ्ता, ये बन गया हफ्ता, ललित हफ्ता, हफ्ता हफ्ता, वसूला वसूला वसूला, ललित हफ्ता वसूला। वसूलेगा तो किसी को वापस करेगा ना, तो रिटर्न, रिटर्न उस आयरन प्रताप का किया जिसने उसको सोना और एचजी दिया, AUHG दिया। ठीक है, एक बार फिर से वंस मोर लिखेंगे नहीं, माइंड मैप है। देखिए ललित हफ्ता 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 हफ्ता, ललित हफ्ता वसूला, रिटर्न उस आयरन प्रताप का किया जिसने AUHG दिया, खत्म हो गया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, इस ट्रिक से आपके सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर डालेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो बस आपको ये BKT याद कर लेना है, विजेंद्र कुमार ट्रिक, आप सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गर्दा उड़ा देंगे। बस इतना याद रखना है। क्या याद करना है? देखिए 3D तो मैंने आपको करा दिया, चलिए 4D को ध्यान देते हैं। तो 4D में ट्रिक कहता है कि 4D में 3 और 9 नहीं होगा, तो आपको लिखना शुरू करना। देखिएगा, तो आप लिखना शुरू करते हैं। देखिए 4D होगा तो उसके S में क्या होगा, 5S होगा, एक ज्यादा होता है। 4D है तो 5S, 3D है तो 4S, एक ज्यादा। जितना D में रहेगा S उससे एक ज्यादा होगा। कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं, सेल नंबर की बात कर रहा हूं। तो लिखना शुरू करिए। D में 1 2 3 नहीं आएगा, क्योंकि ट्रिक कहता है 3 और 9 नहीं होता है, तो डायरेक्ट क्या आएगा 4 5 6 7 8, 9 नहीं आएगा, ट्रिक कह रहा है, तो डायरेक्ट 10 आएगा, 10 10 10 हो गया। तो इस तरह से करके आपने 4D के इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब आपको पता करना है कि S में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो गौर फरमाइएगा, आप यहां सीरियल नंबर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है D में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक ही है, कोई गड़बड़ नहीं। S में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। ठीक है, 2 होना चाहिए, 2 ही है, S में 2 रहेगा। 3 होना चाहिए, 4 है, तो एक का अपने बाबूजी के पास से लेके आ गया। एक कहां से आएगा, आसमान से टपकेगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर 3 होना चाहिए, 4 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन S से D में आया है, जैसा क्रोमियम में होता है। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक नीचे चला गया, एक D में चला गया, तो 2 में से एक गया, एक बच गया S में। देखिए 4 होना चाहिए, 5 है, तो S में कितना है, 1 होगा, 2 में से 1 हो गया। 5 होना चाहिए, 6 है, तो S में 1 रहेगा, 2 में से 1 नीचे चला गया। 6 होना चाहिए, 7 है, तो S में 1 हो गया। 7 होना चाहिए, 8 है, तो S में 1 हो गया। ठीक है, 8 होना चाहिए, 10 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहां से आया, S से आया है, तो S में 2 था, दोनों ही चला गया, तो क्या बचा S में, 0 बच गया। ठीक है, 9 होना चाहिए, 10 है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, 9 के बदले 10 है, एक एक्स्ट्रा है, तो कहां से आया, S से आया है। 10 होना चाहिए, 10 ही है, तो S में से कोई भी चेंज नहीं होगा, S में 2 ही रहेगा। आगे देखिएगा, अगला है 5D के लिए। तो 5D के लिए ट्रिक क्या है कि 8 नहीं रहेगा, तो लिखना शुरू करिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद 8 आना चाहिए था, डायरेक्ट 9 आ जाएगा, क्योंकि ट्रिक कहता है 8 नहीं होगा। ठीक है, बस आपको इसको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है। फिर 10 10 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन देखना है, तो आप नंबरिंग कर दिए, सीरियल वाइज नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहां पर गौर फरमाइए, 1 होना चाहिए, 1 ही है, तो S में कोई चेंज नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 2 होना चाहिए, 2 ही है, तो S में कोई चेंज नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 3 होना चाहिए, 3 है, तो S में कोई चेंज नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 4 होना चाहिए, 4 ही है, तो S में नो चेंज, 2 इलेक्ट्रॉन। 5 होना चाहिए, 5 ही है, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, कोई चेंज नहीं। 6 होना चाहिए, 6 ही है, तो S में कोई चेंज नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और 7 होना चाहिए, 7 ही है, तो इसमें 2 रहेगा। 8 होना चाहिए, 9 है, एक एक्स्ट्रा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, S से आया है, तो इसमें 2 होता है, एक चला गया है D में, तो कितना बच गया, 1 बच गया। और 9 होना चाहिए, 10 है, एक एक्स्ट्रा है, तो इसमें 1 कम हो गया। 10 होना चाहिए, 10 ही है, तो इसमें 2 का 2 ही रहा। ये आपसे पूछता नहीं है, लेकिन अगर आप इसका भी करना चाहें तो देख सकते हैं कि 6D में 9 नहीं रहेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 के बदले डायरेक्ट 10 आ गया है। तो
जहां पर आपका वेरिएशन आया है सिर्फ वहां पे चेंज आएगा, बाकी सब जगह देखिए आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस तरह से करके हमने पूरे डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया, ठीक है, बहुत ही कम समय में, और आपको कोई भी एक्सेप्शन भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरा का पूरा खत्म हो गया। चलिए अब देखिएगा एक और चीज, अब हम लोग देखते हैं आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपसे मान लीजिए कोई पूछे कि स्कैंडियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो कैसे बनाएंगे? आप स्कैंडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब बनेगा स्कैंडियम 2+। तो एक बात ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकाला डाला जाता है। मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल में निकाला डाला जाता है। तो आप सबसे पहले स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। क्या होता है? स्कैंडियम का होता है 21, तो होता है 4s2 3d1। तो आउटर मोस्ट सेल यानी लास्ट सेल, इलेक्ट्रॉन हमेशा यहां से निकाला जाएगा। पहले कितना निकालना है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? 4s0 3d1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अगर आपसे कोई पूछे क्रोमियम +2 का निकालिए तो कैसे निकलेगा? क्रोमियम का होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होता है, विद द एक्सेप्शन है यहाँ पे, नहीं तो 4s2 3d4 होता। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? यहां से, लास्ट से, तो हो जाएगा 4s0 और एक यहां से 3d4। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने देखा था कि क्रोमियम में एक्सेप्शन है, लेकिन जब आप उसका +2 वाला निकाल रहे हैं तो यहां 4 है, तो यहां 4 है। तो यही कह रहा है नो एक्सेप्शन इन M+2। जब आप M+2 निकालेंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का, +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो वहां पर कुछ भी एक्सेप्शन देने का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके सीरियल नंबर लिखिए, जो सीरियल नंबर है वही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 7 8 9 10। आपसे कोई पूछे कि आप कॉपर +2 का लिखिए, तो यहाँ क्या है? 7 है, तो आप सिंपल लिखेंगे 3d7, एकदम गर्दा उड़ाएंगे। आपसे कोई बोले कि निकल +2 का लिखिए, तो यहाँ क्या 8 है, तो 3d8 लिखेंगे, 4s0 तो रहेगा ही रहेगा। आपसे कोई पूछे कि आप कॉपर +2 का लिखिए, 29 होता है, 9 है, तो आप बिना कुछ सोचे 3d9 लिखिए, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। +2 वाले केस में निकाल के देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज का। तो ये सब के सब मेटल होते हैं, तो मेटल की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं जस्ट लाइक मेटल। इनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जस्ट लाइक मेटल होता है। मेटेलिक लस्टर पाया जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ जान सीडी देख रही होगी आर वेरी हार्ड एंड लो वोलाटिलिटी, वोलाटिलिटी कम होता है, वोलाटाइल नहीं होते हैं। और Hg आपका लिक्विड होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस को समझने के लिए पहले थोड़ा सा एटॉमिक रेडियस की कहानी को समझिए। तो मान लीजिए ये आपका एटम है, आपका क्या? मेरा भी है। तो ये अगर मेरा एटम है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, तो इसका एक होता है न्यूक्लियस। तो इसके न्यूक्लियस को यहां पर दिखा देते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसके और भी कुछ ये सेल्स है, देखिएगा ये कुछ सेल्स है, ठीक है। हाँ, तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें एटॉमिक रेडियस का, तो एटॉमिक रेडियस ये ऐसे डिफाइन होता है, डिस्टेंस फ्रॉम, क्या डिफाइन होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम center of nucleus to the outermost nucleus, आहा 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 टमाटर बड़े मजेदार, न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये आपका डेफिनेशन होता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ कि सेंटर से लेकर ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसका जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एटॉमिक रेडियस। अब देखिएगा इस इलेक्ट्रॉन पे 2 टाइप का फोर्स लगता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का फोर्स लगता है जनाब। एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है क्योंकि न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है। और लेकिन जो यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लगाते हैं इस पर रिपल्सिव फोर्स। तो इस पे दोनों टाइप का फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव भी लगता है और रिपल्सिव भी लगता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ध्यान दीजिएगा, जब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स मतलब अंदर खींचने वाला फोर्स, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जाएगा तो इसका डिस्टेंस कम होगा, रेडियस कम होगा। और जब रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो ये दूर की तरफ जाएगा, ये इधर जाएगा तो रेडियस इस केस में क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। समझिएगा, जब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा तो रेडियस छोटा होगा, और जब रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा इन दोनों का, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव निगेटिव में रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो रेडियस बढ़ेगा। तो चलिए इस चीज को अप्लाई करते हुए यहां पर आ जाते हैं, यहां पर ध्यान देते हैं।
जब हम लोग स्कैंडियम से जिंक में जाते हैं तो इसको 3 पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। ये आयरन एक स्पेशल केस है। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये होता है 4s2 3d6। अगर 3d6 का हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भरिए 6 है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो ये आप देखिएगा कि आयरन एक पहला ऐसा एलिमेंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो रही है। पेयरिंग मतलब एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, मतलब यहां से रिपल्सन, आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या करता है, रेडियस को बढ़ाता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है रिपल्सिव फोर्स से। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, मतलब और रिपल्सिव फोर्स कम है, तो नेट वैल्यू ऑफ फोर्स की बात करिएगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रिपल्सिव फोर्स से, तो नेट फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। नेट फोर्स अगर अट्रैक्टिव होगा मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन मेरे पास आएगा तो मेरे से इसका डिस्टेंस कम होगा, मतलब रेडियस डिक्रीज करेगा। तो रेडियस डिक्रीज करता है स्कैंडियम से मैग्नीज तक। लेकिन जैसे आप आयरन पे आते हैं, पहली बार पेयरिंग स्टार्ट होता है, तो पेयरिंग स्टार्ट होने से आपका रिपल्सिव फोर्स बढ़ने लगता है। लेकिन बढ़ते बढ़ते एक ही बार में, शुरू में रिपल्सिव फोर्स कम था अट्रैक्टिव फोर्स से, तो एक ही बार में अट्रैक्टिव से ज्यादा थोड़ा ना हो जाएगा रिपल्सिव, पहले बराबर होगा फिर ज्यादा होगा। सोचिए, शुरू में अट्रैक्टिव फोर्स मान लीजिए 30 न्यूटन था, ये 25 न्यूटन था, ये बढ़ना शुरू हुआ तो पहले, क्योंकि देखिए आप जब इधर से इधर जा रहे हैं तो दोनों बढ़ रहा है, क्योंकि आप इधर से इधर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, तो बढ़ दोनों रहा है, लेकिन कौन किस रेट से बढ़ रहा है इसको देखना है। तो यहां तक आपका अट्रैक्टिव डोमिनेट कर रहा था रिपल्सिव से। और फीकोनी में, आयरन कोबाल्ट निकल में अट्रैक्टिव बराबर रिपल्सिव हो गया। लेकिन जैसे ही कॉपर पे गए ये 3d10 हो गया, सब के सब पेयर्ड हो गए। जब सब के सब पेयर्ड हो गए तो आपका एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड दैट केस रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो गया अट्रैक्टिव फोर्स से। इसीलिए शुरू में जब अट्रैक्टिव ज्यादा था रिपल्सिव से तो रेडियस घटा, जब आपका अट्रैक्टिव बराबर रिपल्सिव हुआ तो रेडियस बराबर रहा, और जब रिपल्सिव ज्यादा हो गया तो रेडियस इंक्रीज किया। तो शुरू में रेडियस आपका डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर आपका इंक्रीज करेगा। ये सेम चीज इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, शुरू में घटा 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 बराबर रहा, फिर इंक्रीज कर गया। और ये आपका 3D सीरीज का है, ये 4D 5D का है, तो 4D और 5D का रेडियस बराबर आप देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक आ गया लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन का लॉजिक जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसका एप्लीकेशन जानिए। तो लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज होता है। लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन ये कहता है कि इतने में, मैं यहां पर जो बॉक्स बना रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा, इतने में आपका लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। और लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन ये कहता है कि 4D सीरीज का जो रेडियस होगा बराबर होगा रेडियस ऑफ 5D सीरीज, ठीक है। मतलब HR का रेडियस ZF के बराबर होगा, NB का TA के, MO का W के, TC का RE के, RU का OS के, RH का IR के, PD का PT के, AG का AU के, CD का SG के, इन सब का रेडियस बराबर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इधर में बराबर नहीं होगा। अगर आपका SCY LA में ऑर्डर पूछा जाए तो LA का सबसे बड़ा होगा देन Y, और सबसे छोटा SC का होगा। ये आपका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है। तो यहां पर जब आप एटॉमिक नंबर देखेंगे तो इसका 57 होता है, इसका 72 होता है, सॉरी उल्टा लिखा गया, इसका 57 होता है, इसका 72 होता है। तो इसके बीच में कौन रहता है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिख के बता देता हूं। देखिए SCYLA था आपके पास, और यहां पर क्या था, TIZRHF। तो यहां पर एटॉमिक नंबर आपका 57, इसका 72 होता है, बीच में रहता है F का 14 एलिमेंट। और आपको ऑर्डर ऑफ शील्डिंग पता होगा, शील्डिंग का मतलब होता है रिपल्सन, ठीक है। तो रिपल्सन का जब आप ऑर्डर देखेंगे तो सबसे अच्छा शील्डिंग D का होता है, देन सबसे अच्छा S, देन P, देन D, देन F। तो F का शील्डिंग पुअर होता है। पुअर शील्डिंग का मतलब क्या होता है, पुअर शील्डिंग का मतलब होता है लेस रिपल्सन। शील्डिंग का मतलब रिपल्सन होता है, पुअर का मतलब लेस होता है, लेस रिपल्सन।
तो F का रिपल्सन खराब होता है, F का सील्डिंग खराब होता है, क्योंकि F का साइज बड़ा होता है। तो साइज बड़ा होता है तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन खराब होगा। तो बीच में F के 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, F ब्लॉक आ जाता है। इसकी वजह से यहां पर रिपल्सन खराब होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। तो जो HF का रेडियस नीचे आने पे बढ़ा था उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ड्यू टू लेंथेनवाइड, क्योंकि ये लेंथेनवाइड ही तो होता है, इसी को कहा जाता है लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन। और HF का रेडियस, ZR का रेडियस HF के बराबर हो जाता है, लेकिन इन दोनों का बराबर नहीं होता क्योंकि LA के पहले कोई F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं आया था, लेकिन HF के पहले आपका F का 14 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो ये सभी के पहले F14 आ चुका है, F14 आ चुका है सभी के पहले, लेकिन LA के पहले नहीं आया है, इसलिए LA का रेडियस Y के बराबर नहीं होगा, लेकिन इन सब का रेडियस आपस में बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट रिजल्ट ऑफ द लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट सेकेंड एंड थर्ड D सीरीज एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई। ZR का 160 होता है, HF का 159 होता है, एंड हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सिर्फ रेडियस ही बराबर नहीं होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपका बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेंसिटी का। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। आप देखिए स्कैंडियम टू मैग्नीज में आपका रेडियस डिक्रीज करता है, तो रेडियस डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा। और इधर से इधर जा रहे हैं तो मास तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहा है। तो फाइनली अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा, तो मास बढ़ रहा है उसकी वजह से डेंसिटी तो बढ़ ही रहा है। लेकिन आपका स्कैंडियम टू मैग्नीज आपका वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घटने से भी डेंसिटी बढ़ेगा। फिर आप जब फीकोनी में बात करेंगे तो यहां तक रेडियस कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा। लेकिन जब आप कॉपर पे चले जाएंगे, कॉपर से जिंक, तो यहां रेडियस इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए आपका डेंसिटी इंक्रीज होता है अप टू कॉपर, कॉपर तक आपका डेंसिटी इंक्रीज होता है। और अगर ग्रुप में आपसे डेंसिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो 3D 4D 5D होता है। और यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये 3D है, ये 4D है, 5D है, तो 4D और 5D का रेडियस तो बराबर हो गया, मतलब वॉल्यूम बराबर हो गया। लेकिन नीचे जा रहे हैं तो मास तो बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो मास बढ़ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि 5D का डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा 4D से और 3D से। तो ये ऑर्डर आपका डेंसिटी का यहां पर खत्म हुआ। अब देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर चलिए देखते हैं। देखिए मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है कि ये जो मेटल्स है ना बेसिकली कैसे पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह से पाए जाते हैं कि आपका मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये बात आप लोगों को पता है। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो कोई भी मेटल है तो वो M++ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब मेटल का जब सॉलिड स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके अंदर इस तरह के कटायन और एनायन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस कटायन और एनायन के बीच में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज की तरह से बात कर रहा हूं मैं, उसको एनायन बोल दिया मैं। देखिए मेरे कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन है कि मेटल के अंदर मेनली क्या होगा, ये कटायन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। एक बार फिर से देखिए, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे सोडियम है तो Na++1 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। जैसे जिंक है तो जिंक +2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, Zn+2 बना लेगा, Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तो किसी भी मेटेलिक स्ट्रक्चर में, कोई भी मेटेलिक स्ट्रक्चर आप लेंगे, जैसे साइकिल है मेटल का बना हुआ, इसमें ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा कि ऐसा मेटल कटायन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। तो मेटल कटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, और उस फोर्स को कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और वो जो मेटेलिक बॉन्ड है किस चीज पर डिपेंड करेगा भैया? फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2/r²। तो ये फोर्स हमारा चार्ज पे डिपेंड करता है। तो यहां पर चार्ज किसका होगा? मेटल का। तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q1 बराबर हो जाएगा चार्ज ऑन मेटल, मेटल पे चार्ज, ठीक है। और Q2 क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेटल ने क्या किया है? लूज किया है। जैसे जिंक होगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्रोमियम अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने मेटेलिक लस्टर में ही, मेटेलिक स्ट्रक्चर में ही,
ठीक है, मेटेलिक लैटिस में ही जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लेंगे। तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो आपका मेटेलिक बॉन्ड होता है, उस समय हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेते हैं कि जितने, जैसे स्कैंडियम है उसमें जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके मेटेलिक लैटिस में क्या होगा, जाएगा। उसके मेटेलिक लैटिस में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन जाएगा जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपका ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या होता है कि मेटेलिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसके मेटेलिक सॉलिड स्ट्रक्चर में, मेटेलिक लैटिस में उतना ही इलेक्ट्रॉन जाएगा और उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। और वहां पर जब आप फॉर्मूला निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उतना ही ज्यादा Q2 का वैल्यू होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट मेटेलिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। तो अगर आपसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो यहां पर होता है 4s2 3d1। तो 3d1 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आई थिंक आपको निकालने आता होगा, एक बार मैं बता देता हूं यहां पे। तो ये आपका डी के 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। तो डी में एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, तो ये अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड मतलब अकेला, ठीक है, आपकी तरह। ठीक है, आप अपने आप को आईने में देखिए, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपकी तरह इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहा है, और 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये तो पेयर्ड ही है। तो इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 हो गया। जब टाइटेनियम की बात करेंगे तो 4s2 3d2 होगा। 3d2 का मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर देखना। वेनेडियम में 4s2 3d3 होगा, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहां देखने को मिलेगा। क्रोमियम में 4s1 3d5 होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले हो गए, और यहां पर जो आपको 2 पेयर्ड दिख रहे थे अब 1 हो जाएगा, और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन हो गया ना 4s1, इसकी वजह से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहां से भी देखने को मिल जाएगा। तो टोटल ये आपका 4s1 हो गया, ये 3d5 हो गया, तो 5 और 1 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें देखने को मिला। जब इसकी बात करेंगे तो 4s2 3d5 होगा, तो 4s2 में तो 0 आ जाएगा, दोनों पेयर्ड हो गया, दोनों कपल है, दोनों की शादी हो गई है, तो 3d5 में आपको 5 दिख जाएगा। यहां 4s2 3d6 करिएगा तो 3d6 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका देखिए कि 5 तो ऐसे है, एक की शादी हो गई, तो आप 3d6 आ रहा है ना, तो आप ऐसे सोचिए कि 6 कैसे लिख सकते हैं, 5 + 1 लिख सकते हैं ना, तो आप इसको 5 - 1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4। जब यहां पर करिएगा तो 4s2 3d7 आएगा, तो 7 कैसे लिख सकते हैं, 5 + 2, तो मतलब 5 में से 2 की शादी हो गई, तो 5 - 3 कर दीजिए, 5 - 2 कर दीजिए, 5 + 2 7 होता है, तो 5 - 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां पर देखिए 4s2 3d8 होता है, तो 8 कैसे होता है, 5 + 3, 5 में से 3 की शादी हो गई, कितने बच गए, 2 सिंगल बच गए। ठीक है, यहां पर देखिए 4s1 3d10 होता है, तो 3d10 में तो सब पेयर्ड हो गया, एक आपको यहां से मिल गया, और 4s2 3d10 में आपको 0 मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि यहां तक क्रोमियम तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया तो कह सकते हैं यहां पर हम लोग इस लाइन को मिटा के कि मेटेलिक कैरेक्टर आपका क्या हुआ, इंक्रीज किया। एमसी लिख दे मेटेलिक कैरेक्टर को या मेटेलिक बॉन्ड को, एमसी क्या हुआ, इंक्रीज किया। एमसी आपका एमसी इंक्रीज किया, एमसी क्या हुआ, इंक्रीज किया। ठीक है, और यहां पर देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज किया, मतलब एमसी डिक्रीज किया। तो मेटेलिक कैरेक्टर आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर का क्या मतलब है कि मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर्स उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा मेटल के अंदर में। जैसे कोई मेटल है, ये मेटल है, ये इसको दबा रहे हैं, चम्मच को नहीं दब रहा, क्यों नहीं दब रहा, क्योंकि इसके अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होगा, उसका रीजन यही है कि आप फोर्स को समझिए, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर उसमें चार्ज Q1 की वैल्यू क्या है, चार्ज ऑन मेटल, Q2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा Q2 का वैल्यू होगा। Q2 बेसिकली है क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो अगर इसको दबा रहे हैं, ये हार्ड है, तो क्यों हार्ड है? क्योंकि इसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसीलिए कहा गया था कि Zn में अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसीलिए Zn हार्ड नहीं होता है। जब आपको स्टेटमेंट पीछे लिखा था तो लिखा गया था कि और ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हार्ड एक्सेप्ट जान CD, देख रही होगी ZnCdHg आपका हार्ड नहीं होता है। अब हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई मेरा मेटल है, तो वो मेटल को आप गर्म कर रहे हैं तो ज्यादा टेम्परेचर तक वो सस्टेन कर ले रहा है। जैसे कि इस चम्मच में घी रख के आप गर्म करते हैं, चम्मच नहीं पिघलता है, घी पिघल जाता है, मतलब इस चम्मच का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिफाइन होता है? ये सॉलिड है, आप इसको लिक्विड बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, फोर्स को वीक करना चाहते हैं। तो वो अल्टीमेटली किस चीज पर डिपेंड करेगा? अगर किसी का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसी के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा है, बॉन्ड अच्छा है, तो आप उसको गर्म करेंगे तो उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे दूर हटेंगे, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल धीरे धीरे दूर हटेंगे, तो यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। और हमें पता है कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। अब ये डायग्राम देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, अरे यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ ये हुआ कि ये गायब हो गया है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, फीकोनी, पीकोनी, पूजन। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुरू में आपका बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, फिर इसके बाद घट रहा है, तो आपका ऐसे घटना चाहिए था बेसिकली ऐसे, लेकिन यहां पर एक डिप देखने को मिल रहा है मैग्नीज में। तो मैग्नीज का यहां होना चाहिए था, यहां है, क्यों है? क्योंकि मैग्नीज का जब आप निकालेंगे तो 4s2 3d5 आएगा, ये हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को मेटेलिक लैटिस में नहीं भेजेगा। इसका मतलब इसका जो टेंडेंसी होगा भेजने का वो कम होगा और इसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा, जस्ट बिकॉज कि ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो स्टेबल है। बच्चा सोचता है क्रोमियम भी तो हाफ फील्ड है, लेकिन वहां 4s1 है, यहाँ 4s2 है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? वीक है, और इसीलिए एक्सपेक्टेड से कम हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो आपका ग्राफ में जो डिप आया इसका रीजन पूछा जाता है। ये जो आपको टाइटेनियम के बाद देखिए यहाँ ZR लिखा, HF लिखा हुआ, मतलब ये 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है, ये 5D सीरीज का है। मतलब जैसे जैसे आप 3D टू 5D जाएंगे आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ऐसा आप डायग्राम से देख सकते हैं। ये जैसा डिप यहाँ एमएन के केस में देखने को मिल रहा है, वैसा ही डीप आप यहां टीसी के केस में भी देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? जितने भी आपके मेटल्स होते हैं सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एमएन आपका सॉलिड स्टेट में या आयरन सॉलिड स्टेट में, तो इस सॉलिड स्टेट वाले मेटल्स को हीट करके आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में ले जाने में जितनी एनर्जी लगती है उसे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। तो यानी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में आपको क्या करना है कि सॉलिड को गैसियस फॉर्म में ले जाना है। तो यहां पर दोनों चीजें इन्वॉल्व होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग। तो अल्टीमेटली ये भी किस पे डिपेंड करने वाला है? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। इसलिए इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि शुरू में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो ये बढ़ा, फिर आपका ये घटा, यहां पर आपको डिप भी देखने को मिल रहा है। तो इसका डायग्राम जस्ट लाइक आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना सही से, आवाज वगैरह जा रहा है ना, देखना पड़ता है। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में काफी सिंपल चीज है कि आप डायरेक्ट इसका ऑर्डर याद कर लीजिए। आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, यहां भी इंक्रीज करते हुए देख सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डर आपका दिया हुआ है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो सबसे ज्यादा आपका जो वैल्यू होता है ये जिंक का होता है। देख लीजिए ये आपका 3837 है। ठीक है, हाँ सही लिखा है ना भैया, गलत तो नहीं है, देख लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है। अच्छा मुझे कुछ तो अटपटा लगा, ये डायग्राम कहाँ से आया? अच्छा ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, या हाँ, मैंने डेटा देख के मुझे कुछ तो ध्यान आया। फर्स्ट आपका यहाँ दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट वाला यहाँ दिया हुआ है,
ठीक है, वो कुछ और दिया हुआ था, उसको भूल जाओ, वो डायग्राम कहीं और से आ गया था। यहाँ देखो सबसे ज्यादा वैल्यू 960 है जिंक का, तो सबसे ज्यादा जिंक का होता है। और जिंक के बाद आप देखेंगे तो 745, 736, 758, 762, 717, तो 762 यानी कि आयरन का हो गया। जिंक के बाद आयरन का हो जाता है 762। 762 के बाद 758 हमारा कोबाल्ट का हो जाता है। 758 के बाद 745, 736 भी है, तो 745 कॉपर का हो गया। 36 की बात करेंगे तो निकल का हो गया, और निकल के बाद 700 वाले केस में Mn का है तो Mn का हो गया। Mn के बाद 700 वाला हमारा खत्म हो गया, तो हम आ जाते हैं 600 वाले में। 653, 60, 56, तो यहाँ Ti का है तो Ti आ गया। 56 के बाद हमारा 53 आ जाता है, 53 है क्रोमियम का तो क्रोमियम आ गया। इसके बाद 50 आ जाता है, 50 के बाद 31 आ जाता है, 50 है वेनेडियम और स्कैंडियम। ये आपका ऑर्डर है, बस इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक और चीज का बात करते हैं कि देखिए जब ZnCdHg की बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि इन दोनों का रेडियस बराबर होता है बिकॉज ऑफ लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहां पर Hg में F के 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका होता है पुअर सील्डिंग। पुअर सील्डिंग का सीधा मतलब क्या है बेटा? पुअर सील्डिंग का मतलब है, पुअर सील्डिंग का सीधा सीधा मतलब है लेस रिपल्सन, और लेस रिपल्सन का क्या मतलब है? मोर अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन पे, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ चुका है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होगा, तो इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? Hg का सबसे ज्यादा होगा, Zn से भी ज्यादा हो जाएगा। यहां से यहां आइएगा, नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटता, यहां भी घटेगा, तो Hg का सबसे ज्यादा होगा, देन Zn, देन Cd, ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बात करते हैं हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लोग ये कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि आपके बगल में कोई किसी का घर है और दोनों के घर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है हाइट में, एक का घर इस साइड पे, एक का घर इस साइड पे है, तो इससे इस छत पे कूदना आसान है। लेकिन दोनों में अगर डिफरेंस ज्यादा हो तो आप इस पे कूदिएगा तो टंगड़िए टूट जाएगा। मतलब क्या है? अगर दोनों छत पे, ठीक है, एक्सपीरियंस आप लोग कर पा रहे होंगे, दोनों के छत में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो इस छत वाला आदमी उसके छत पे जा सकता है, उसके छत से इसके छत पे आ सकता है। यही होता है यहां पर। क्या होता है? ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d एंड 4s डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन उसमें जा सकता है, उसका इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है। आपने देखा कि 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया था। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल का मतलब फिक्स नहीं रहता, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यहां देखिए सभी केसेस में आपको मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहे हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम और जिंक। तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया कि स्कैंडियम और जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। पहला स्टेटमेंट क्लियर है कि स्कैंडियम और जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। देखिए सब के सब +2 शो कर रहे हैं, सब के सब +2, यहां +2 +2 +2 +2 +2 +2, लेकिन आपका स्कैंडियम +2 शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता? यहीं पे देख लेते हैं। तो जब आप स्कैंडियम का लिखेंगे तो होता है 4s2 3d1, तो स्कैंडियम +2 का हो जाता है 4s0 3d1। तो ये 3d1 में नहीं रहता है, तुरंत एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बन जाता है आर्गन 4s0 3d0, क्योंकि यहां जाने पर इसको इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है और स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, इसीलिए +2 नहीं शो करता है। +3 क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इनर्ट गैस बन रहा है। ठीक है, अब यहां पर जितना, एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि मैग्नीज तक जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप नंबर के बराबर है। देखिए इसका ग्रुप नंबर 3 है तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, यहां पर 7 है तो 7 है। ठीक है, एकदम इजी, ग्रुप नंबर के बराबर होगा मैग्नीज तक, उसके बाद नहीं। अब यहां पर आपसे कोई पूछे कि टाइटेनियम +4 क्यों स्टेबल है? अब जितने भी येलो कलर से दिखाए गए हैं ये सब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को पहचानने का तरीका क्या है? पहला कि या तो वो इनर्ट गैस का या नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले, दूसरा या तो वो हाफ फिल्ड हो,
हाफ फिल्ड का मतलब है कि D5 कॉन्फ़िगरेशन हो या वो क्या हो, फुल्ली फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड हो मतलब D10 हो, या वो क्या हो, D3 हो, T2G हाफ फिल्ड हो, T2G हाफ फिल्ड हो, ठीक है, T2G हाफ फिल्ड हो यानी D3 हो। इतना सभी केस अगर मिलता है तो स्टेबल होगा। तो आप टाइटेनियम में या वेनेडियम में देखेंगे तो इन सभी केस में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्या है, बेसिकली आप सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए टाइटेनियम में क्या होता है 4s2 3d2, तो आप 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों को निकाल देंगे तो आर्गन जैसा बन जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। यहां पर क्या होता है 4s2 3d3, तो अब 5 है, पांचों को निकाल देंगे तो आर्गन बन जाएगा, इनर्ट गैस बन जाएगा। क्रोमियम में 4s1 3d5 होता है, आप सबको निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनर्ट बन जाएगा, इसलिए स्टेबल है। मैग्नीज में भी वही होता है 4s2 3d5, 7 इलेक्ट्रॉन है, सातों को निकाल देंगे, इनर्ट बन जाएगा, इसलिए स्टेबल होगा। हमें जो जानना है कि क्रोमियम +3 में क्यों स्टेबल है और मैग्नीज +2 में क्यों स्टेबल है, तो क्रोमियम +3 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, तो जब आप क्रोमियम +3 का केस देखते हैं तो आप क्रोमियम का पहले लिखते हैं तो आता है 4s1 3d5। यहां से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए आप, तो दो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो हो जाएगा 4s0 3d2, सही है ना, नहीं 4s0 3d3। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, एक यहां से, 2 यहां से, 5 में से 2 गया, 3 आ जाएगा, 4s0 3d3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4s0 3d3, क्या हो जाएगा बेटा 4s0 3d3, 4s0 3d3। अब ये जो 3d3 है इसको ऐसे समझिएगा ध्यान से, हाँ ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4 5, तो ये 5 ऑर्बिटल होते हैं इसमें, ये dxy dyz dxz dxz dx² माइनस वाई स्क्वायर dz²। इसको 5 को हम 3+2 में डिवाइड कर देते हैं, इन 3 को एक साथ रखते हैं और इनको बोलते हैं T2G, और इन दोनों को साथ रखते हैं बोलते हैं EG। तो आप इस 5 को तोड़ सकते हैं 3+2 में, तो ये 3 डब्बे अब आप अलग बना सकते हैं और ये 2 डब्बे आप अलग बना सकते हैं। देखिएगा कैसे, तो ये आपके T2G के 3 डब्बे हो गए, ये कौन से हैं T2G, और ये 2 डब्बे हो गए EG के। तो अगर 3d3 का केस आया तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो T2G में टोटल कितने डब्बे हैं, 3 डब्बे हैं, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 6, तो 3 को हम लोग अगर 3d3 को हम लोग T2G हाफ फिल्ड बोल सकते हैं। तो क्रोमियम इसलिए स्टेबल है क्योंकि ये T2G हाफ फिल्ड है, ये क्या है T2G हाफ फिल्ड है, इसीलिए क्रोमियम +3 में स्टेबल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, क्योंकि यहां पर T2G हाफ फिल्ड का केस है। अब यहां पर देखेंगे मैग्नीज +2 में क्यों स्टेबल है, इसको तो हम लोग यहीं पर देख लेंगे, मैग्नीज +2 में क्यों स्टेबल है। तो जब आप मैग्नीज का लिखेंगे तो मैग्नीज का होता है 25, क्या होता है 25, तो क्या हो जाएगा 4s2 3d5, तो मैग्नीज +2 में आप लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4s0 3d5, ये क्या हो जाएगा हाफ फिल्ड, तो ये हाफ फिल्ड है इसीलिए +2 में क्या है स्टेबल है। +7 वाला तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भैया आयरन +2 आप लीजिए और आयरन +3 लीजिए और बताइए दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि आयरन का देखेंगे तो आयरन के केस में 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं, 2 और 3, ठीक है। तो ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है ये देखना है, तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा भी जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल है। तो आप आयरन का 26 होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, तो लिखते हैं 4s2 3d6, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बन जाएगा 4s0 3d6, और 3 निकालेंगे तो 2 यहां से 1 यहां से, तो बन जाएगा 4s0 3d5। तो यहां पर आपका हाफ फिल्ड है इसीलिए +3 ज्यादा स्टेबल होगा +2 से, ठीक है। आगे देखिएगा, और बाकी इधर आप देख लीजिए कोबाल्ट में भी 2 और 3 ज्यादा स्टेबल होता है, और यहाँ पर निकल में 2, कॉपर में 2 ज्यादा स्टेबल होता है 1 से, ये हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है, आगे चल के बताएंगे इसी चैप्टर में। जिंक का +2 क्यों स्टेबल है, क्योंकि जिंक होता है 4s2 3d10, 2 निकल जाएगा तो हो जाएगा 4s0 3d10, ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, FF हो जाएगा, इसलिए जिंक +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां तक खत्म हुआ। अब कुछ स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिएगा
कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज +2 एक्सेप्ट स्कैंडियम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 इज शोन बाय Ru एंड OS। तो ये Re और OS Fe के नीचे होते हैं, Fe Ru OS। तो यहां पर आप देखेंगे तो ग्रुप नंबर 8 है, इसलिए ग्रुप आपको याद करने में थोड़ा इजी रहेगा कि जो ग्रुप नंबर होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसी के बराबर होता है, बट आयरन +6 तक ही शो करता है, ये दोनों +8 शो करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों होता है अभी थोड़ी देर में जानने वाले हैं। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि जैसे आपको दिखा CrMoW, तो CrMoW में हमने दो ऑक्सीडेशन स्टेट देखा कि भैया Cr+3 भी शो कर सकता है और +6 भी शो कर सकता है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि +6 का स्टेबिलिटी नीचे जाने पर इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, और +3 का जो स्टेबिलिटी होगा नीचे जाने पर डिक्रीज करेगा। क्या मतलब हुआ? मतलब सिंपल है कि अगर आप Cr+6 में कंपैरिजन करेंगे, Cr+6 तो लेस स्टेबल होगा MO+6 एंड W+6 से। क्लियर है? मतलब नीचे जा रहे हैं तो +6 का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है और +3 का घट रहा है, मतलब Cr+3 ज्यादा स्टेबल होगा MO+3 एंड W+3 से। यहां पे ये भी पता चल रहा है कि Cr+3 ज्यादा स्टेबल है Cr+6 से, है ना? Cr+6 से ज्यादा स्टेबल है। यहां पे दिख रहा है ना, ये कम है ये ज्यादा है, तो Cr+3 6 से ज्यादा स्टेबल है। तो अगर कोई कंपाउंड लेते हैं K2Cr2O7, तो यहां पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो ये +6 में रह नहीं पाता है क्योंकि 3 ज्यादा स्टेबल है, तो ये 3 में चला जाता है। तो 3 में जाता है तो इसका यहां पर रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? वो हो जाता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए क्रोमियम +6 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। और यहां पर देखिए Cr+6 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन अगर आपका कोई कंपाउंड इस टाइप का दे दिया जाए, किस टाइप का, कि अगर आपको MoO3 दे दिया जाए, ठीक है, MoO3 या WO3, तो यहां भी +6 है, तो इनका +6 स्टेबल है नीचे वाले का, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, लेकिन Cr+6 करेगा। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक सबसे खास बात आपको ध्यान रखनी है कि देखिएगा, इसका पहले एक यहां पर टेबल देखिए, एक टेबल दिया हुआ है। ये टेबल में क्या दिया हुआ है? इधर दिया एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इधर दिया है आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, हाइड्रेशन एनर्जी, और सबका सम करके निकाला गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला कैसे जाता है, किस चीज पर डिपेंड करता है? देखिए, जब भी हम किसी को बोलते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? किसी और का रिडक्शन करता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है, उल्टा चलता है। तो किसी का ऑक्सीडेशन होगा, उसके लिए वो क्या करेगा? जैसे मेटल है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जैसे कि कोई भी मेटल, जैसे जिंक है, तो जिंक जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो Zn+2 बनेगा। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हो कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ, राइट? तो ये किसके की तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। मतलब क्या है कि कोई भी मेटल कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, किस बात पे डिपेंड करेगा? कि वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ये तो सिंपल बात हुआ। तो लेकिन आपको हमने पढ़ाया हुआ है कि आप किसी भी मेटल से सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, पहले उसको हीट करके गैसियस स्टेट में ले जाना पड़ता है। तो गैसियस स्टेट में ले गए, अब जब इसको गैसियस स्टेट में ले जाते हैं तो इसी एनर्जी पर, यहां जो एनर्जी लगता है, इसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और जब गैसियस स्टेट में ले गए, अब हम लोग यहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जितना जरूरत होता है। तो इसके लिए भी हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। सॉलिड को गैस बनाने में तो हीट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो M+ गैसियस बनेगा। यहां पर लगता है आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका कैलकुलेशन होता है पानी में। तो अब इसको पानी में डाल देते हैं, M+ को पानी में डालते हैं, तो यहां से रिलीज होता है हाइड्रेशन एनर्जी, और ये बन जाता है M+ एक्वस। ठीक है, और यहां से रिलीज होता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो जब आपसे E0 कैलकुलेट कराया जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इन सब का सम लिया जाता है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, जिसमें हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। ये दोनों आपको देना पड़ता है। हाइड्रेशन एनर्जी होता क्या है? देखिए, जब भी आप किसी मेटल को पानी में डालते हैं, जैसे ये आप मान लीजिए पानी है, तो इस पानी में आपने कोई भी M+ को डाला,
तो इस M प्लस के साथ ऑक्सीजन आके पार्शियल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहां पर होता है डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होता है, तो इसके साथ बनता है पार्शियल बॉन्ड, और जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q अपॉन R के। इस पे चार्ज जितना ज्यादा होगा, R स्मॉल कर देते हैं, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा दोनों के बीच फोर्स लगेगा और उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और इसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका साइज अगर बड़ा होगा तो साइज बड़ा होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो जो आपका फोर्स है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो एक ही है, ए बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वही यहां पे दिया हुआ है कि सभी मेटल का यहां पर देखिए इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 2 दोनों दिया है, क्योंकि यहां पर हम बात करेंगे M+2 से M का। हम लोग किसकी बात करेंगे? वी विल टॉकिंग अबाउट M+2 से M, इसीलिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत पड़ेगी। फिर उस मेटल आयन को हम लोग पानी में डाल देंगे तो उससे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा। तो अब आ जाइए यहां पे गौर फरमाइए, एक कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर ई नॉट का वैल्यू, पहले तो इसको देखिए M+2 से M, तो हम लोग लिखेंगे ई नॉट M+2 से M, इसको लिखना सीखिए। लिखना कैसे सीखना है? M+2 से M में जा रहा है, M+2 से किस में जा रहा है? M में जा रहा है, ठीक है, M+2 से M में जा रहा है। तो अगर कोई M+2 से M में जा रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है, समझिए, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर ये ई नॉट वैल्यू निगेटिव है, तो निगेटिव का मतलब होता है अगर आपका ई नॉट M+2 से M की वैल्यू निगेटिव है, तो निगेटिव का मतलब होता है नो। नो मीन्स नो, कि दिस मीन्स दैट आयंस इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर रिडक्शन। आयन रिडक्शन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ये रिडक्शन नहीं कराना चाहता है, मतलब इसी में रहना चाहता है, इसी स्टेज में रहना चाहता है, मतलब ये स्टेज इसका स्टेबल है। अगर यही वैल्यू आपका ई नॉट M+2 से M क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, तो पॉजिटिव का मतलब होता है यस, मतलब इंटरेस्टेड फॉर रिडक्शन, ये रिडक्शन के लिए इंटरेस्टेड है। इसका मतलब है ये M+2 से M में जाना चाहता है, जाना चाहता है, ठीक है, जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? इधर जाना चाहता है, क्योंकि इधर ये क्या है? अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल से स्टेबल में जाना चाहता है, या लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जाना चाहता है, ऐसे देख सकते हैं। अब यहां आ जाइए स्टेबल पे। इस टेबल में देखेंगे तो सारी ई नॉट वैल्यू सभी की, देखिए स्कैंडियम यहां नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि स्कैंडियम +2 शो ही नहीं करता है, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? वो +3 शो करता है, तो जहां +3 वाला देखेंगे वहां पर उस चीज को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिएगा ये सबका निगेटिव है, सिर्फ कॉपर का पॉजिटिव है। तो कॉपर का क्यों पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने से क्या फर्क पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉपर का जब रिएक्शन कराएंगे HCl से, तो ये रिएक्शन अगर नॉर्मली बात करते तो CuCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होता, ठीक है, लेकिन यहां पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कॉपर का जो ई नॉट है, आपने क्या देखा, कॉपर, ठीक है, Cu कॉपर +2 से कॉपर का जो ई नॉट है पॉजिटिव है। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि कॉपर +2 से किस में जाना चाहता है? कॉपर 0 में जाना चाहता है, ठीक है, कॉपर +2 में नहीं रहना चाहता है। पॉजिटिव का ये मतलब होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है यस, कि ये +2 से 0 में जाना चाहता है, और यहां पे आप इसको 0 से +2 में भेज रहे हैं, आप उल्टा कर रहे हैं, ये +2 में रहना नहीं चाहता है, आप इसको +2 में भेज रहे हैं, तो जाएगा क्या? ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से +2 में, ये ऑक्सीडेशन हो नहीं पाएगा। इसलिए द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू अकाउंट्स फॉर इट्स इनेबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड। ये इनएबिलिटी है इसकी, ये एसिड से H2 गैस रिलीज नहीं कर पाता है, नहीं तो कोई भी मेटल हो वो एसिड से H2 गैस आपको दे देता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एसिड आपका H+ लूज करता है, और H+ और इलेक्ट्रॉन मिलके H2 गैस बना देते हैं, लेकिन कॉपर ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन अगर इसी के जगह पर हम लोग क्या करें, HCl के जगह पर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड ले ले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला एसिड ले ले, लाइक नाइट्रिक एसिड और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये रिएक्शन हो जाएगा कॉपर के साथ, और कॉपर आपका H2 गैस बना देगा। अब देखिएगा ध्यान से, आप बोलेंगे कि भैया कॉपर का पॉजिटिव हुआ ही क्यों? क्योंकि कॉपर का जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो निकालना आसान है,
4s0 3d10 होगा। लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन इससे 3d10 से निकालेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है। इसका सेकेंड आयोनाइजर एनर्जी इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि उसको हाइड्रेशन एनर्जी बैलेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए कॉपर का पॉजिटिव आया। अब कुछ और डेटा में लोचा है जिसको हमको समझना है। देखिए, अगर आप इस डेटा को समझेंगे ई नॉट को, तो माइनस से जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, माइनस से ये जीरो है, माइनस से जीरो की तरफ जा रहा है और यहां पे कॉपर में पॉजिटिव हो जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे ये सीधा जाता तो ऐसे जाता, लेकिन यहां पर मैग्नीज में डिप देखने को मिल रहा है। मैग्नीज की वैल्यू ज्यादा निगेटिव है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा निगेटिव है। तो क्यों है? तो हम लोग यहां पर यहीं पर इसको समझ लेते हैं कि ई नॉट mn प्लस 2 से mn की जो वैल्यू है ये मोर निगेटिव क्यों है? ये क्या है? निगेटिव नहीं, मोर निगेटिव है। तो निगेटिव का मतलब होता है नो, कि mn प्लस 2 से mn में नहीं जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि यहां पर ये क्या है, यहां पर ये 4s0 3d5 है, ये हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, इसीलिए mn में नहीं जाना चाहता है, इसीलिए यहां पर डिप देखने को मिला। साथ ही साथ जिंक में भी डिप देखने को मिल रहा है, जिंक का भी वैल्यू एक्सपेक्टेड से ज्यादा निगेटिव है। तो क्यों निगेटिव है? क्योंकि Zn प्लस 2 से Zn में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ 3d10 है और 3d10 में ये फुल फिल्ड है, ठीक है, इसलिए ज्यादा नेगेटिव है। कॉपर का पॉजिटिव है, ये हमने देख लिया। चलिए, ये पार्ट आपका खत्म हुआ। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर देख रहे हैं हम लोग अगला टॉपिक है ई नॉट 3 प्लस से 2 प्लस। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? ई नॉट 3 से 2 की बात करेंगे, तो वही चलेगा ई नॉट m3 प्लस से 2 प्लस, ठीक है। तो निगेटिव का मतलब नो होगा, पॉजिटिव का मतलब यस होगा। तो स्कैंडियम का जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा निगेटिव होता है। तो हम लोग देखते हैं ई नॉट sc3 प्लस से sc2 प्लस, ये क्या है? बहुत ज्यादा निगेटिव है। तो क्यों है? क्यों है? क्योंकि sc3 प्लस से 2 प्लस में नहीं जाना चाहता है। निगेटिव का मतलब नो होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s0 3d0 है और यहां पर आप देखेंगे आर्गन 4s0 3d1 आ रहा है। तो यहां पर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिया हुआ है, तो क्यों जाएगा अनस्टेबल स्टेज में? इसीलिए वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। सिमिलरली आपसे यह पूछा जाता है कि मैग्नीज का पॉजिटिव क्यों है? तो पॉजिटिव होने का रीजन क्या है कि मैग्नीज +3 से, देखिए +3 से 2, पॉजिटिव का मतलब है यस, मतलब ये +3 से 2 में जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि यहां पर ये 4s0 3d4 है, यहां पर 4s0 3d5 है, यहां पे हाफ फिल्ड है, इसलिए जाना चाहता है। सेम इज द केस विथ जिंक। इसका भी वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि जिंक +3 में नहीं रहना चाहता है, +2 में जाना चाहता है। क्योंकि पॉजिटिव का मतलब यस होता है, क्योंकि यहां पर ये 3d9 है और यहां पर ये 3d10 है, यहां पर AFF है, फुल्ली फिल्ड है, इसीलिए वो +2 में जाना चाहता है, इसीलिए वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहां पर आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल खत्म हुआ, स्वाहा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, चलिए ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो आपने देखा कि मैग्नीज सबसे ज्यादा, ठीक है, मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हम लोग पूछे कि मैग्नीज +7 किसके साथ शो करेगा? आयरन आपका +6 किसके साथ शो करेगा? या ऐसे बोल लो क्रोमियम +6 किसके साथ शो करेगा? वेनेडियम +5 किसके साथ शो करेगा? तो इसी को हम लोग देखते हैं अंडर द टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ओनली विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। जैसे आप एक बॉन्ड बनाइए V और F के बीच और एक बॉन्ड बनाइए V और I के बीच, ये बॉन्ड लंबा है, जो लंबा होता है वो कमजोर होता है, जो छोटा होता है स्ट्रांग होता है। तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा, ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, the ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state is due to either higher lattice energy और higher bond enthalpy। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन stabilizes the higher oxidation state by forming multiple bond। ऑक्सीजन एक से ज्यादा बॉन्ड बना लेता है, तो एक से भले दो, जहां दो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसलिए आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बॉन्ड बनाते हैं ओनली विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक चीज देखने वाली खास बात है कि आप MnF7 बनाना चाहेंगे, क्योंकि आपने देखा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है
फ्लोरीन के साथ, लेकिन ये नहीं बनेगा, स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप MnF7 बनाएंगे तो यहां पर लग जाता है स्टेरिक क्राउडिंग, यहां पर क्राउडिंग हो जाती है। कैसे? ये फ्लोरीन और फ्लोरीन आपस में रिपल्सन करने लगेगा, तो यहां पर स्टेरिक रीजन से स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से यहां पर ये स्टेबल नहीं होता है। लेकिन वहीं पर अगर MnO3F की बात करिएगा तो ये स्टेबल होता है, क्योंकि Mn के साथ ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बना के इसको स्टेबलाइज कर देता है, और यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग भी नहीं आ पाता है, क्योंकि Mn के चारों तरफ 4 ही एटम है, यहां पर 7 एटम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा। तो एक लाइन लिखा हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सारे Cu2 प्लस हाइलाइट्स नोन है, मतलब CuF2 आपका नोन है, मतलब CuCl2 आपका नोन है, मतलब CuBr2 आपका नोन है, लेकिन CuI2 नहीं बन पाता है, क्योंकि जब इसको आप बनाने जाते हैं तो होता क्या है कि Cu2 प्लस I माइनस को ऑक्सीडाइज करने लग जाता है, तो I माइनस ऑक्सीडाइज होके I2 में चला जाता है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो इसका रिडक्शन होगा, तो ये +1 में चला जाता है। तो जब Cu+2 बचेगा ही नहीं तो CuI2 बनेगा कैसे? तो ऐसा इनके साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैं ऑर्डर लिख रहा हूं। I2 सबसे खराब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए ऐसा हुआ कि इसने I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज कर दिया। लेकिन यही अगर F माइनस होता, उसको F2 में ऑक्सीडाइज करता, तो रिएक्शन को वापस रिवर्स कर देता। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखने को मिल रहा है कि जो कॉपर 2 है ये ज्यादा स्टेबल होता है कॉपर 1 से। ऑल्दो यहां पर आपको 3D10 मिलता है, यहां 3D9 मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर +2 है, तो कॉपर +2 का एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। इस पे चार्ज ज्यादा है तो वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो इसीलिए कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होता है कॉपर से। इसलिए आप एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर करोगे, कॉपर +1 बनाओगे, तो ये कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है कॉपर 1 से, तो इसीलिए आपका ये चला जाएगा कॉपर +2 में, साथ ही साथ कॉपर में भी चला जाएगा। तो यहां पर दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, कॉपर +1 कॉपर +2 में जा रहा है, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर +1 0 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो जब एक ही स्पेसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो तो उस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसको मैं प्यार से DPP रिएक्शन बोलता हूं। ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन में ए का ऑक्सीडेशन होता है तो बी का रिडक्शन होता है। यहां पर एक ही का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही का रिडक्शन हो रहा है, दोनों एक ही स्पेसीज का हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है कॉपर +1 से, बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमारे पास यहां पर मेटल का 3 होता है। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का 3 होता है। एक, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड फील्ड, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस अप्लाइड फील्ड से रिपेल किया जाता है। एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड। एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है। तो आपका फेरोमैग्नेटिज्म इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। दूसरा पॉइंट, इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मैं अभी के बाद से n से दिखाऊंगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n अगर 0 है तो आपका सब्सटेंस होता है डायामैग्नेटिक, और ये n नॉट इक्वल टू 0 है तो होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है जिसको हम लोग अगले पेज पे कर सकते हैं। n बराबर, हाँ देखिए, हाँ सॉरी, इसको बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, या सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट भी कहा जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट या सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूला होता है म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू बराबर होता है n × n+2 bm, जहां n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर एक बीकेटी ले लीजिएगा कि हर बार आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो म्यू आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आपका बीकेटी है विजेंद्र कुमार ट्रिक। n की वैल्यू 2 होगी तो म्यू आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा।
n की वैल्यू 3 होगी तो म्यू आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा, n की वैल्यू 4 होगी तो म्यू आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा, n की वैल्यू 5 होगी तो म्यू आपका 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आप यहां से देख सकते हैं, जैसे n की वैल्यू 1 है तो म्यू 1.73 आया, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग। तो आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कलर पे। तो कलर में भी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता देता हूं कि एफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करेंगे तो अगर ये n जीरो है तो कंपाउंड आपका होता है कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस। लेकिन ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो होता है कलर्ड। बस इतनी बात ध्यान रखिए, काम खत्म, ध्यान दीजिएगा। तो ये इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है। ट्रिक आप याद रखेंगे कि जब आपको +2 वाले का याद करना हो कलर, तो कैसे याद करेंगे, आप वेनेडियम से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट याद रखेंगे, एंड पॉइंट आपका जिंक है, तो ट्रिक बन जाएगा वेरी ब्यूटीफुल पिंक गर्ल पिंकी जी बहुत क्यूट है। और +3 का याद करना होगा तो स्कैंडियम +3 से स्टार्ट होगा और ये जाता है कहां तक, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, आयरन +3 तक जाता है। तो ट्रिक बन गया क्यूट पर्पल बिन्नी वेरी यंग। तो इस तरह से करके सारे कलर को आप याद कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक केस है केमेनो4 का। तो केमेनो4 में अगर आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +7 आता है। तो Mn+7 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 4s0 3d0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 0 है तो इसको होना चाहिए था कलरलेस। लेकिन आप यहाँ देखिए आंखें फाड़ फाड़ के कह रहा है कि पर्पल कलर का होता है और ये ऑरेंज कलर का होता है। तो ऐसा कैसे हुआ, तो KMnO4 को हम लिख सकते हैं K+ से MnO4-। अब स्ट्रक्चर बनाना मैं आपको सिखा देता हूं। Mn है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन लिख दीजिए, एक एक बॉन्ड बना दीजिए और एक निगेटिव चार्ज को हमेशा आप ऑक्सीजन पे भेजेंगे। जिस निगेटिव चार्ज जिस ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज और एक बॉन्ड बन चुका है, उसका स्टेबिलिटी आ चुका है, ऑक्टेट पूरा हो चुका है, उसको छोड़ के बाकी सभी जगह आप डबल बॉन्ड बना दीजिए। अब होता क्या है, जो निगेटिव चार्ज है ये Mn+7 के पास कभी कभी चला जाता है, मतलब ये ऑक्सीजन से हट के कई बार Mn के पास चला जाता है लेकिन वापस चला जाता है। ये देखिए, ये घर में, अपने घर में भी रहता है, दूसरे के घर में भी जाता है। तो घर वाली बाहर वाली, घर वाली बाहर वाली करते रहता है। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। ये Mn के पास आएगा लेकिन Mn के पास हमेशा के लिए रहेगा नहीं। ये चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन से Mn के पास आया तो देखिए Mn पे +7 चार्ज था, एक निगेटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन आया तो +6 बन गया। तो +6 जैसे ही बना Mn+6, ये हो गया 4s0 3d1, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने से इसमें कलर आ गया, तो इस वजह से यहां पर कलर देखने को मिलता है। तो यहां पर कलर का मेन रीजन क्या है, चार्ज ट्रांसफर। इन दोनों ही केसेस में कलर का रीजन क्या है, CT, चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, ये चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम ऑक्सीजन टू Mn, इस केस में ऑक्सीजन टू Cr। इस वजह से दोनों में ही कलर देखने को मिलता है। दोनों का कलर आप याद रखेंगे, एक का पर्पल दूसरे का ऑरेंज। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग ये जान लीजिए डिटेल में, हम लोग इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर के साथ साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इनका साइज छोटा होता है और इनका चार्ज, आयनिक चार्ज ज्यादा होता है। ये कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जाम्पल है। जहां देखिए आयरन आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, आयरन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉपर बना रहा है और यहाँ पे Pt बना रहा है। अगला टॉपिक हमारा है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को सपोर्ट प्रोवाइड करना और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। जैसे यहां पर देख सकते हैं कैटलिस्ट है जो ए और बी को सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, और जब सरफेस प्रोवाइड किया दोनों पास में आ गया, दोनों में पार्शियल बॉन्ड बनेगा और वही पार्शियल बॉन्ड फाइनली पूरी बॉन्ड की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, कैटलिस्ट अलग हट जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कैटलिस्ट का काम होता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कैटलिस्ट का काम करते हैं। जैसे ये रिएक्शन देखिए, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं, इसका सबसे बड़ा एक रीजन होता है कि इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे इस रिएक्शन को देखिए, I- और ये S2A2-, S2A2- एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखिएगा।
H2OH2- एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये I- को ऑक्सीडाइज करके I2 बना दिया। ये रिएक्शन अपने आप भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बीच में आयरन 3+ आ गया, तो आयरन 3+ I- को ऑक्सीडाइज करके I2 बना दिया। तो अगर ये किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होके F2 बन गया, सॉरी Fe2+ बन गया, ठीक है, Fe2+ बन गया। Fe3+ आयरन 3+ I- को ऑक्सीडाइज करके I2 बनाया, तो Fe3+ खुद Fe2+ में कन्वर्ट हो गया, खुद रिड्यूस हो गया। अब यही Fe2+ यहां पर अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस कर दिया और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये Fe3+ में चला गया। तो देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट था I2 और SO4 यहां भी बन गया, यहां भी बन गया, ठीक है, रिएक्शन अपने आप भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आयरन 3+ आके क्या किया, रिएक्शन को फास्ट कर दिया, रिएक्शन को आसान बना दिया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन +2 भी शो करता है और +3 भी शो कर सकता है। अगर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पाता तो ये यहां पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं कर पाता। एक बार फिर से समझा रहे हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, I- को ऑक्सीडाइज कर दिया, I2 में खुद रिड्यूस हो गया। यहां पर आयरन 3+ आया तो I- को ऑक्सीडाइज करके I2 बना दिया, खुद +2 में चला गया। अब ये +2 में आ गया तो खुद अब ये +2 से 3 में जाएगा, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया और इसको रिड्यूस कर दिया, तो एक बार ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया और एक बार रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया। यही कैटलिस्ट का काम होता है, ठीक है। कैटलिस्ट इज लाइक अगुआ इन द शादी, जैसे शादी में अगुआ होता है, दोनों साइड जाके एक दूसरे का काम करता है, लड़के के साइड जाके लड़की की तारीफ करता है और लड़की के साइड जाके क्या करता है, लड़के का तारीफ करता है, दोनों साइड में जाके झूठ साच बोल के शादी करवा देता है, उसका काम ही होता है, बिचवलिया होता है। इसलिए शादी में कुछ भी गड़बड़ होता है तो गांव में गाना गाया जाता है, सब खेलवा कैले बा अगुआ बारे माई। तो यहाँ पर भी वैसा ही काम हो रहा है। कैटलिस्ट का क्या काम है, बिचवलिया का काम है कि ये आपका एक बार जब इसको जरूरत पड़ा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया, I- को ऑक्सीडाइज कर दिया, फिर जब जरूरत पड़ा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया और H2O2- को रिड्यूस कर दिया। तो दोनों की तरह बिहेव कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब ये कुछ कैटलिस्ट है जो आपको याद रखना है। एक प्रोसेस होता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस, जिससे बनाया जाता है H2SO4, ठीक है। SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए V2O5 कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। हाबर प्रोसेस से बनता है अमोनिया, कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, Fe2O3 Al2O3 K2O। ओसवाल प्रोसेस से बनता है HNO3, कैटलिस्ट यूज होता है PTRS। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट होता है पोलिमराइजेशन ऑफ अल्कीन, और इस कैटलिस्ट का फॉर्मूला आपके सामने यहां लिखा हुआ है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में यूज किया जाता है निकल PDPT, और विनकिंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला होता है RHCl और PPH3, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, तो दो रीजन बताइएगा। एक, क्योंकि ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दूसरा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी इनको कैटलिटिक प्रॉपर्टी शो करने में बहुत मदद करता है। आगे बढ़िएगा, अगला है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, मेटल का जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर, उसमें खाली जगह होता है। जब उस खाली जगह में जाकर स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जब फंस जाता है तो ट्रैप्ड इनसाइड, जब अंदर जाके फंस जाता है तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे मान लो कि TI है, TI में हाइड्रोजन जाके अंदर फंस गया तो बनता है TiH1.7, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखिए मेटल का सॉलिड स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, क्रिस्टल लैटिस होता है कुछ इस तरह से। आप ये मेटल का क्रिस्टल लैटिस बना लीजिए, इसी के खाली जगह में जाके हमारा स्मॉल एटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन फंस जाता है। तो ये जब फंस जाता है तो इससे क्या बनता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो जो भी खाली जगह था वो भी भर गया, तो इससे इसका हार्डनेस बढ़ जाता है, साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्योंकि पहले आप मेल्टिंग कर रहे थे टाइटेनियम का, अब आपको साथ साथ हाइड्रोजन को भी मेल्ट करना पड़ रहा है, जैसे यहां कार्बन को भी मेल्ट करना पड़ रहा है। इसलिए इसमें 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है मोर देन पेरेंट एटम, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, जो प्योर मेटल होता है उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि पहले आप प्योर मेटल को मेल्ट कर रहे थे, अब उसमें साथ साथ एक और छोटा एटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी आ चुका है, ये इसकी हार्डनेस भी बढ़ जाएगी, तो दे आर वेरी हार्ड। ठीक है, कुछ बोराइड्स जो होते हैं ये डायमंड की हार्डनेस को अप्रोच करते हैं। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, ये मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन किए रहते हैं, इनका मेटेलिक कंडक्टिविटी लॉस नहीं होता। जैसे मेटल जो होता है मेटल से ही तो बनता है, तो मेटल आपका कंडक्टिविटी शो करता है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी कंडक्टिविटी शो करता है। दे आर केमिकली इनर्ट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिएक्शन नहीं करते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। स्वाहा। अगला है अलवाय फॉर्मेशन। अलवाय कैसे बनता है? जब हम एक मेटल, दो मेटल को या एक मेटल नॉन मेटल को हीट करेंगे, पिघला देंगे तो लिक्विड बन गया, उसको फिर मिला देंगे और ठंडा कर देंगे, अलवाय बन गया। तो अलवाय बनाने का कंडीशन है कि अलवाय उन्हीं एलिमेंट से मिलकर बनता है जिसका रेडियस लगभग सिमिलर होता है। तो अलवायज आर फॉर्म्ड बाय those with the metallic radii are within 15% of each other, जिनके मेटेलिक रेडियस में 15% का क्या होता है? डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है इनमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिनका रेडियस तो बिल्कुल सेम होता है, जैसे फीकोनी, और बाकी के भी रेडियस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत ज्यादा अलवाय बनाते हैं, अलवाय। ठीक है, तो ब्रास एक हमारा अलवाय होता है जो कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, ब्रोंज आपका कॉपर और टीन से मिलके बनता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जर्मन सिल्वर किससे मिलके बना होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल का, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ए ब्लॉक है, इसी चैप्टर में दो चैप्टर है, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। तो इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि सारे के सारे मेटल स्कैंडियम को छोड़ के एमो ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि एमो ऑक्साइड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, और स्कैंडियम +2 नहीं शो करता है, इसलिए स्कैंडियम एमो ऑक्साइड नहीं बनाता है। और ये सब आयनिक होते हैं, कोई भी कंपाउंड +1 2 3 तक होता है तो आयनिक होता है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाते हो वो आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए आपका Mn2O7 कोवैलेंट ग्रीन वाइल होता है। अब एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाला बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जनरली आपका जो मेटल ऑक्साइड होता है ये बेसिक नेचर का होता है, बट कंडीशन याद रखिएगा, अगर +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 +2 +3 है, तो इस केस में ये बेसिक नेचर का होता है। +4 हो जाए तो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। इसका एक एक्सेप्शन है V2O4, यहाँ +4 है लेकिन फिर भी ये बेसिक नेचर का होता है। और अगर यही +5 +6 और +7 हो जाए तो ये एसिडिक हो जाता है। देखिए मेटल ऑक्साइड की बात यहां पे हो रही है। एसिड बेस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो इलेक्ट्रॉन देता है तो बेसिक है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन लेने लगा तो एसिडिक हो गया, बीच में रहा तो एम्फोटेरिक हो गया। अब यहां पर एक आपको बीकेटी की जरूरत पड़ेगी, बिजेंद्र कुमार ट्रिक फॉर द एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। बीकेटी फॉर एम्फोटेरिक, बीकेटी फॉर एम्फोटेरिक याद कर डाला तो 4 नंबर अपनी झोली में डाला। देखिए क्या ट्रिक है, जनाबे अली पंजाबी गाना, जनाबे अली पंजाबी गाना सुनाकर, जनाबे अली पंजाबी गाना सुनाकर ऐश्वर्या सबिता को इम्प्रेस करेंगे। देखिए जनाबे अली पंजाबी गाना सुनाकर ऐश्वर्या सबिता को इम्प्रेस करेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा जनाबे अली बहुत बड़े वाले हैं, ये टोटल कितना गाना सुनाएंगे? 3335 गाना सुनाएंगे। क्या मतलब? जिसके अच्छा ट्रिक लिख दें, देखिए ट्रिक भी लिख देते हैं, माइंड मैप में क्या क्या करें। जनाबे अली पंजाबी गाना विजेता में जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे वो ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे समय ज्यादा होता है, वहां पे 10 घंटे हमें मिलते हैं, 10-10 घंटे के लेक्चर लिए जाते हैं। लास्ट ईयर मैंने 10 घंटे का लेक्चर लिया था, तो वहां पर डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी आपको पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाऊं या कोई और पढ़ाए, कोई भी पढ़ा सकता है, ठीक है। तो वहां पर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, माइंड मैप में तो शॉर्ट में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जनाबे अली पंजाबी
गाना सुनाकर सुनाकर ऐश्वर्या सबिता को इम्प्रेस करेंगे, ऐश्वर्या सबिता को इम्प्रेस करेंगे, सबिता को इम्प्रेस करेंगे, इम्प्रेस करेंगे। ठीक है, ये जनाबे अली की प्लानिंग है। अब इसका क्या मतलब है, जेडेन का कोई भी ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक होगा, बेरिलियम का कोई भी ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक होगा, अल्युमिनियम का कोई भी ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक होगा, पीबी का कोई भी ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक होगा। ठीक है, हाँ, जीए का कोई भी ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक होगा, एसएन का कोई भी ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक होगा। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर ये सब तो ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि सीआर का कोई भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं होगा, सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एम्फोटेरिक होगा। अगर CrO3 करेंगे तो +6 आ जाएगा, तो ये आपका एसिडिक हो जाता है। उसी तरह से एस का +3 वाला एम्फोटेरिक होगा, एसबी का +3 वाला एम्फोटेरिक होगा, वेनेडियम का +5 वाला एम्फोटेरिक होगा। अब यही चीज यहां पर ध्यान दीजिए, अगर V2O3 है तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, 1 2 3 रहे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो बेसिक होता है, +4 हो जाए तब भी बेसिक होता है, +4 में एम्फोटेरिक होता है, लेकिन वेनेडियम V2O4 आपका एक्सेप्शन है। V2O5 हो जाए, +5 हो जाए तो एम्फोटेरिक हो जाता है। CrO, यहां पे ध्यान दीजिएगा, CrO की बात अगर आप करेंगे तो CrO +2 है तो बेसिक, +3 हुआ तो एम्फोटेरिक क्योंकि ट्रिक में है, और +6 हुआ तो एसिडिक। यहां पर देखिए MnO +2 है तो बेसिक, +4 हुआ तो एम्फोटेरिक, और +7 हो गया तो एसिडिक। स्वाहा। अब हम लोग को बात करना है K2Cr2O7 और कमिनो4 का। ठीक है, केमिनो4 का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं K2Cr2O7 का। देखिए, इसका नाम में है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट बनाने के लिए पहले आपको क्रोमेट बनाना पड़ेगा। क्रोमेट का फॉर्मूला होता है CrO4-2। अगर आपने क्रोमेट बना लिया तो आप क्रोमेट से डाइक्रोमेट चुटकियों में बना सकते हैं। इसमें आप H+ लगा दीजिए, देखिए क्या बनेगा, H+ इसके साथ चिपक जाएगा, चिपका चिपकी रिएक्शन हो जाएगा। तो चिपका चिपकी रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, HCrO4- बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCrO4-। अब हम लोग 2 मोल ऑफ HCrO4- ले रहे हैं, तो 2 से गुना कर दीजिए, क्या बनेगा, H और H2 हो जाएगा, Cr और Cr2 हो जाएगा, 4 दूना 8, O8 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, राइट। तो अब हो गया H2Cr2O8 2-। ठीक है, अब यहां इसको हीट कर दीजिए। जब भी आप हीट करिए, BKT लिख दीजिए, जब भी आपको हीट करना हो पानी निकालिए, जब भी आपको हीट करना हो पानी निकालिए। पानी में होता है H2O, तो यहां से H2 गायब हो गया, बच गया Cr2। ऑक्सीजन 8 है, 1 निकल गया, हो गया 7, तो ये बन गया आपका Cr2O7। इस तरह से बन जाएगा। तो हमें किसी तरह ये बनाना है, ये बन गया तो हमारा काम हो गया। तो हम लोग कुछ भी बनाने के लिए कहां चलते हैं, ओर के पास चलते हैं, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्रोमाइट ओर इज द ओर ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस रिएक्शन को मैं सिंप्लीफाई करके यहां बताता हूं। ये आपका क्रोमाइट ओर है, FeOCr2O3, दिस इज द क्रोमाइट ओर। देखिए यहां पर FeCr2O4 लिखा है, एक ऑक्सीजन को मैंने Fe के साथ चिपका दिया है और लिख दिया है FeOCr2O3। यहां पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। मुझे क्या बनाना है, व्हाट वी वांट CrO4 2-, वी वांट Cr in +6। तो 3 को 6 में भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लूंगा मैं, O2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूंगा। जब O2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूंगा तो क्रोमेट बन जाएगा। जैसे ही क्रोमेट बनेगा बेटा, हम सीख चुके हैं, 2H+ ले लेंगे और 2 क्रोमेट यहां पर ले लेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, Cr2O7-2 डाइक्रोमेट बन जाएगा और प्लस पानी निकल जाएगा। स्वाहा, ये डाइक्रोमेट बन के तैयार हो गया। इसी में NCERT थोड़ा सा बढ़ा दिया है रिएक्शन को फालतू में। देखिए कैसे, ये क्रोमाइट और है, ये इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया। अब ये आयनिक फॉर्म में रिएक्शन नहीं चाहता है, ये न्यूट्रल फॉर्म में चाहता है, तो इसलिए यहां पर सोडियम कार्बोनेट ले लिया। अब ये जो Na2CO3 है, Na2CO3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, O-, और यहीं पे लगेगा Na+ और Na+। अब यहां से Na+ हमने ले लिया तो बना दिया Na2CrO4। CrO4 2- था, उसी में 2Na+ आ गया तो बन गया Na2CrO4, राइट। अब ये आपका जो है
C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये टूट जाता है CO2 में, ये इधर चला जाएगा, यहां से निकल जाएगा तो CO2 बन जाएगा। तो यहां से आपका ये CO2 बन गया। ये जो Fe2+ है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको 3+ में भेज दिया। तो ये सब बाई प्रोडक्ट्स है। हमें मेजर फोकस किस पे देना है कि हमारा ये बन रहा है क्या, क्रोमेट। अब क्रोमेट में H+ ले लिया तो बन गया सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट का जब KCl से रिएक्शन करा दिया गया तो Na+ और KCl, Na+ और K+ आपस में एक्सचेंज रिएक्शन कर लिया और K2Cr2O7 बन के तैयार हो गया स्वाहा। चलिए ये सब वही लिखा हुआ है। अब देखिए एक्शन ऑफ पीएच क्या है कि अगर आप क्रोमेट में H+ डालोगे तो डाइक्रोमेट बनेगा, और डाइक्रोमेट में OH- डालोगे तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और बन जाएगा CrO4 उल्टा कि भैया क्रोमेट में H+ डालोगे तो डाइक्रोमेट बनेगा, डाइक्रोमेट में OH- डालोगे तो क्रोमेट बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या है, इन एसिडिक सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोस। रिकॉर्डिंग सही से हो रहा है ना? हाँ ठीक है। तो अगर Cr आपका +6 में है, Cr+6 में है, आप H+ लेंगे, एसिडिक मीडियम लेंगे तो +6 से +3 में चला जाएगा, क्योंकि आपने देखा था कि +3 ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो होता है। तो यहां पर इसका होगा रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो बिहेव करता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब चलिए ना गर्दा उड़ाते हैं ना इसके रिएक्शन का। तो रिएक्शन के लिए BKD लिख दीजिए, रिएक्शन BKD फॉर रिएक्शन, #BKD फॉर रिएक्शन, डुम 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 डुम। BKD फॉर रिएक्शन लगा डाला तो सारा रिएक्शन उड़ा डाला। देखिए BKD क्या कहता है कि अगर पहला BKD, अगर आपके पास निगेटिव OS है, निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे सही से लिखा जा, निगेटिव OS है और आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो आपको 0 OS वाला कंपाउंड मिलेगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मिलेगा। कहने का क्या मतलब, अगर आप I- और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो क्या मिलेगा, I2 मिलेगा। अगर आप Cl- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो क्या बनेगा, Cl2 मिलेगा। किताब में मत ढूंढना रे, BKT विजेंद्र कुमार का है, कहीं और नहीं मिलेगा, ध्यान दो। ठीक है, Br- में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओगे तो क्या बनेगा, Br2 बनेगा, एंड सो ऑन। उसी तरह से S-2 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओगे तो क्या बनेगा, S बन जाएगा। अगला BKT क्या है, अगला BKT दूसरा नंबर क्या है, BKT देख लो कि अगर एलिमेंट है D ब्लॉक का, इफ एलिमेंट इज फ्रॉम D ब्लॉक, अगर D ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, तो आप ऐसे करिए कि देन अगर D ब्लॉक का एलिमेंट है, लेट्स से D इज द एलिमेंट ऑफ D ब्लॉक और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है X, और आप लगा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बन जाएगा DX+1। नहीं समझे, बताते हैं। अगर आयरन 2+ है, D ब्लॉक का एलिमेंट है, आप लगाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर +1 से बढ़ेगा तो 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एकदम गर्दा उड़ाते रहिए। अगर इफ एलिमेंट फ्रॉम P ब्लॉक है, अगर एलिमेंट फ्रॉम P ब्लॉक है तो क्या होगा जनाब, देखिएगा भैया, देखा भैया, Sn+2, तो मान लीजिए Px है प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो +2 से बढ़ेगा, Px+2 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर Sn+2 है और आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे तो क्या बनेगा, Sn+4 बनेगा। ये 3 BKT लगा दीजिए, काम आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए रिएक्शन का गुर्दो उड़ाते हैं, देखिएगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं K2Cr2O7, और K2Cr2O7 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका काम क्या है, किसी को ऑक्सीडाइज करना, किसी के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना। तो आप यहां पर खट 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 लाइन ड्रॉ कर दीजिए। गर्दा उड़ेगा, रिएक्शन का हलवा बनेगा, गर्दा उड़ेगा। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I- लगाया, निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा, निगेटिव को कहां भेजेगा, 0 में, तो क्या बनेगा, I2 बनेगा। Cl- है, क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। अगर Ki देगा तो डरना नहीं रे, Ki में भी I- ही तो है। HCl देगा तो डरना नहीं, HCl में भी Cl- है। H2S देगा तो डरना नहीं, यहां पर S-2 है, S बन जाएगा।
ठीक है। अब देखो यहां पर आयरन +2 है अगर, तो आयरन +2 से क्या बनेगा 3 + BKT लगा डाला। क्यों लगा डाला BKT? क्योंकि आयरन क्या है, डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ता है, 1 से बढ़ता है। SN+2 है, क्या बनेगा SN+4 बनेगा। और देखो SO3-2 है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 से बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा SO4-2 +6 हो जाएगा। अगर आपका NO2- है तो यहां पर +3 है, तो क्या बन जाएगा NO3- +5 बन जाएगा। देखो अगर SO2 है तो SO2 भी +4 है, यहां से भी SO4-2 बन जाएगा। और ये हर जगह यहां पर Cr किस में है, +6 में है, तो हर जगह +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। हर जगह आपका Cr+3 आ जाएगा, हर जगह Cr+3 हुआ 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 करते करते आ जाएगा, Cr+3 आ जाएगा हर जगह, हर जगह +3। Cr गांव में होता है ना, गांव में जब आप लोग लोटा लेके जाते हैं तो Cr आके पूछता है हुआ हुआ हुआ। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया K2Cr2O7 का रिएक्शन। मजा आया? मजा आया तो थोड़ी सी आग लगनी चाहिए, ठीक है। हाँ, थोड़ी आग लगनी चाहिए, थोड़ा मजा आना चाहिए, थोड़ा कमेंट में दिल दिखना चाहिए, दिल दो दिल दो। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कमीनोफोर का। तो अब हम आ चुके हैं पोटेशियम परमैग्नेट में, कमीनोफोर में। तो कमीनोफोर की बात अगर आप करेंगे, 4 कमीने, ठीक है, कमीनोफोर केमेनोफोर। तो केमेनोफोर में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, इसीलिए इसको कहते हैं परमैग्नेट। तो परमैग्नेट बनाने के लिए पहले हम लोग बनाते हैं मैग्नेट। तो मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम मैग्नेट होता है आपका, ये तो परमैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट होता है MnO4-2, ये +6 होता है। तो अगर ये बन गया तो +6 को ऑक्सीडाइज करके +7 में भेज देंगे। तो हम लोग चलते हैं, जब जब हमको जरूरत होती है, जब जब वो किसी चीज की डिमांड करती है, हम खदानों में जाके खुदाई करते हैं तो हमें मिलता है ओर। तो हम चलेंगे मैग्नीज के ओर की तरफ और हमें मिलेगा पायरोलुसाइट ओर, यानी कि MnO2। तो हम MnO2 के पास जाएंगे। MnO2 में यहां पर Mn+4 में है। अब +4 को पहले मुझे 6 में भेजना है, क्योंकि मुझे पहले मैग्नेट आयन बनाना है, फिर परमैग्नेट बनाना है। तो यहां भी किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये स्टेबल नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग बेसिक मीडियम लेंगे। तो +4 से +6 में चला जाएगा। और जैसे ही हम यहां पर +6 बनाएंगे और एसिडिक मीडियम लेंगे या न्यूट्रल लेंगे, ये +6 से तुरंत कन्वर्ट हो जाता है कहां पर, ये +7 में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ ही साथ बेटा +4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ही स्पेसीज का देखिएगा ऑक्सीडेशन भी हुआ, 6 से 7 में गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, और एक ही स्पेसीज का रिडक्शन भी हुआ, ठीक है। एक ही का ऑक्सीडेशन भी हुआ, उसी का रिडक्शन भी हुआ। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डीपीपी रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। और फाइनली आपका MnO4- बन के तैयार हो गया। ये एक पहला मेथड है। दूसरा मेथड देखिएगा, ये कमर्शियल मेथड है, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है भैया, कमर्शियल मेथड है ये। तो कमर्शियल मेथड में कुछ नहीं है, MnO2 है +4 में, पहला स्टेप वही रहेगा, KOH लीजिए या O2, KOH के साथ O2 लीजिए या KNO3 लीजिए। KNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि N का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, N अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। तो नाइट्रोजन का रिडक्शन ही होगा, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही तो बिहेव करेगा। तो आपने बना दिया मैग्नेट आयन +6। अब यहां पर हम लोग एसिडिक मीडियम नहीं लेंगे, हम लोग बेसिक मीडियम लेंगे और इसको डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करवा देंगे यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। तो आपका +6 से 7 में चला जाएगा। यहां पर कोई बाई प्रोडक्ट लाइक MnO2 नहीं बना, इसलिए कमर्शियल मेथड हो गया। पहला स्टेप से है, दूसरा स्टेप में वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लैब मेथड की। तो लैब मेथड में हम Mn+2 लेते हैं और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2- लेते हैं। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड पाया जाता है जनाब, इसमें रहता है पेरोक्साइड बॉन्ड। तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये बॉन्ड आपका यहां से टूट जाता है तो ये खुद कन्वर्ट हो जाता है SO4 में आफ्टर रिडक्शन। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका तो रिडक्शन होगा ना, तो यहां ऑक्सीजन
-1 में होता है, ऑक्सीजन -1 से -2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा ये डायरेक्ट +2 से +7 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ये बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, किसका, KMnO4 का। तो जब आप KMnO4 को हीट करते हैं तो KMnO4 क्या करता है, हीट करने पर वही बन जाता है जिससे मिलकर ये बना होता है। तो आपने सबसे पहले KMnO4 बनाने के लिए क्या किया था, MnO2 और O2 लिया था, तो MnO2 O2 में टूट गया, MnO2 O2 से K2MnO4 बना था, तो आप ये जिससे मिलके बना है उसी में टूट जाएगा। तो ये काम हो गया स्वाहा। चलिए, अच्छा, यहां पर इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखिए ये थोड़ा सा गलती नहीं किया है, कहां पे, यहां पे एक डबल बॉन्ड लगाना भूल गया है और यहां पे डबल बॉन्ड लगाना भूल गया है। तो ये आपका MnO4- है और ये MnO4-2 है। ठीक है, क्या है, MnO4-2 है, ये मैग्नेट है, पर मैग्नेट है, दोनों टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, और दोनों में कलर देखने को मिलेगा, यहां पर +7 होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, तो ये डायामैग्नेटिक होता है। यहां पर +6 होता है, क्या होता है, Mn+6, तो ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होने की वजह से पैरामैग्नेटिक होता है। और इसके कलर का रीजन है चार्ज ट्रांसफर, स्वाहा। अब इसके रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, तो रिएक्शन उसी तरह होगा, इसमें मात्र एक रिएक्शन है जो अलग है, ये वाला ऑक्सलेट वाला। तो हमारे पास एक कंपाउंड होता है C2O4-2, तो इसको हम लोग लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O निगेटिव O निगेटिव। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज ए KMnO4 आप लगाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनता है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यहां से टूट जाएगा। तो आप देख रहे हैं जब ये इधर आएगा तो एक डबल बॉन्ड ऊपर है, यहां भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो CO2 बन जाता है। तो एक ऑक्सलेट से यहां पर 2 CO2 बन जाता है, तो 5 से 10 बन जाएगा, स्वाहा। बाकी रिएक्शन इसके K2Cr2O7 जैसे ही है। ठीक है, तो अगर आप इसका एसिडिक, इसके दो मीडियम में रिएक्शन होते हैं, देखिए एसिडिक मीडियम में रिएक्शन की बात करिएगा तो I- को I2 भेज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एसिडिक मीडियम में हर जगह +7 से +2 में जाएगा। ठीक है, देखिए, और देखिए आयरन +2 है, BKT लगाइए, डी ब्लॉक है, +2 है, कितने से बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा, तो 2 से क्या हो जाएगा, 3, देखिए 3, और ये 7 से कहां जाएगा, हर जगह 2 में जाएगा। आगे देखिए, यहां पर ऑक्सलेट्स कन्वर्ट होगा CO2 में, और ये +7 से कहां जाएगा, +2 में। ठीक है, ये देखिए H2S में सल्फर क्या है, -2 में, तो -2 से 0 में, BKT लगाइए, निगेटिव कहां भेजेगा, 0 में, और खुद +7 से कहां जाएगा, +2 में। ठीक है, आगे देखिए SO3 2- है, +4 है, तो प्लस S ब्लॉक का है, सॉरी सल्फर किसका है, P ब्लॉक का है, तो P ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ता है, 2 से बढ़ता है, तो 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 4 है यहाँ पे, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो SO3 से SO4 बन जाएगा। वैसे भी ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 है। ठीक है, और देखिए यहाँ NO2- है, +3 है, तो ये किसका है, P ब्लॉक का है, ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ेगा, 2 से बढ़ेगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। जस्ट लाइक K2Cr2O7 सारा खेला हो रहा है, और ये +7 से हर जगह कहां जा रहा है, +2 में, +7 से कहां जा रहा है, +2 में, +7 से कहां जा रहा है, +2 में, इन एसिडिक मीडियम। लेकिन जब बात करिएगा न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में, तो I- यहां I2 में ना जाके IO3- में जाता है, ध्यान रखिएगा कहां जाता है, IO3- में जाता है, और ये +7 से +4 में जाता है। ठीक है, हर जगह इन बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, अब यहां पर एक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं थायोसल्फेट, तो थायोसल्फेट को भी कन्वर्ट करके कहां भेज देगा, +6 में भेज देगा, और खुद +7 से कहां चला जाएगा, +2 में चला जाएगा। अब यहां पर Mn+2 है, तो Mn+2 को ऑक्सीडाइज करके +4 में भेजेगा, और खुद रिड्यूस होके +4 में आ जाएगा, तो दोनों ही केस में क्या बन जाएगा, MnO2 बन जाएगा। तो ये आपका KMnO4 का रिएक्शन खत्म हुआ। KMnO4 में बस आपको यही ध्यान रखना है, ये बेसिक मीडियम वाला, बाकी तो जो उसका रिएक्शंस है K2Cr2 एसिडिक मीडियम वाला, बिल्कुल K2Cr2O7 जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट का। तो ए ब्लॉक एलिमेंट सबसे जरूरी है याद करना, अगर आपको याद हो गया तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुरंत आपका ये चीज खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग याद कर लेते हैं, तो ट्रिक लिख लीजिएगा ए ब्लॉक का, ये हो गया सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां
प्रेम की समाई समाई यूं यूं गदगद 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 तब दिल हुआ तब दिल हुआ। ठीक है, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो, लाजवाब हो, तुमको किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो गिर गया। ठीक है, लाजवाब हो, लाजवाब हो, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। ठीक है, अगला टीएच और पीएस से बना दिया थापा। थापा ने उष्मा, उष्मा समझते हैं, हीट। थापा ने, यहां देखिएगा, थापा, थापा ने उष्मा को नापा, उष्मा को नापा, थापा ने उष्मा को नापा। प्योर अमेरिकन कैमरा बेका गया, बेका गया मतलब बेचा गया। प्योर अमेरिकन कैमरा पहला हो गया, थापा ने उष्मा को नापा, फिर यहां से शुरू हुआ प्योर अमेरिकन कैमरा बेका गया, बेका गया। फिर कैलिफोर्निया ने, कैलिफोर्निया ने क्या किया, आइंस्टीन के फॉर्म को, आइंस्टीन जो साइंटिस्ट थे उनकी मूर्ति को, आइंस्टीन के फॉर्म को वहां एक मोदी नगर था, वहां भी मोदी नगर है भाई, वहां एक मोदी नगर था, मोदी नगर पर नंबर पर लगवाया, मोदी नगर पर नंबर पर एलआर से लगवाया। ठीक है, एक बार पढ़ देते हैं, फास्ट लिखे हैं तो आपको पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, थापा ने उष्मा को नापा, प्योर अमेरिकन कैमरा बेका गया, कैलिफोर्निया ने आइंस्टीन के फॉर्म को मोदी नगर पर नंबर पर लगवाया, स्वाहा। ठीक है, अब इसमें बीकेटी लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और चैप्टर खत्म हो जाएगा खट से फट से। तो चलिए बीकेटी लगा देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो बीकेटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ एंड वाइड की बात करते हैं, सबको लिख देते हैं। सड़क पर नंदू पामार स्मार्ट यूरोप का गधा, स्मार्ट यूरोप का गधा, तब डायनियम हॉकर ने यूरोप के तमाम युवकों को लूटा। ये ट्रिक हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले आप ए ब्लॉक के पोजीशन को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ए ब्लॉक के पोजीशन को समझने के लिए 7 लाइन ड्रॉ करिए, 7 लाइन, खट 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 खट। अरे अरे देखिए, हाँ 7 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, खट खट। यहां पर गिनती गलती नहीं करिएगा, देखिएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 की जरूरत ही नहीं है, तो इसको डिलीट कर डालिए। अब यहां पर 3 लाइनें और ड्रॉ कर लीजिए, 3 लाइनें और ड्रॉ करिए जनाब। ठीक है, अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों जगह पर ही आपके यहां पर रहता है लेंथ एंड वाइड, यहां पर रहता है एक्टिन वाइड। ठीक है, हाँ यहाँ पे लेंथ एंड वाइड, यहाँ पे एक्टिन वाइड। तो यहाँ पर टोटल 15 एलिमेंट होता है, एक डी का होता है, 14 एफ का होता है। यहाँ भी टोटल 15 एलिमेंट होता है, एक डी का, 14 एफ का। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट है 6 पीरियड में, तो उसमें सब में 6s1 यहाँ रहा होगा, यहाँ 6s2, सब में 6s2 कॉमन होगा। याद रखिएगा, इन सब में 6s2 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 कॉमन होगा। सब में क्या होगा, 6s2 कॉमन होने वाला है, 6s2 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 सब में कॉमन है। अब एक चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर 6s है, आपको डी पता करना है, कौन सा डी आएगा, तो एक कम होगा, तो सब 6 से एक कम 5d होगा, और एक और कम करिएगा तो f मिल जाएगा, तो 5d 4f। सब में आप लिख दीजिए 5d 4f 5d 4f 5d 4f 5d 4f 5d 4f 5d 4f। ठीक है, 5d 4f 5d 4f। अरे भैया हाथ तो पूरा दुख जा रहा है, क्या करिएगा, माइंड मैप है, टॉपिक इतना ज्यादा है। ठीक है, 5d 4f जल्दी खत्म करने की पूरी कोशिश है, लेकिन जल्दी खत्म करने के चक्कर में टॉपिकवा तो नहीं छोड़ देंगे ना। 5d 4f 5d 4f और 5d 4f, ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहां पर बीकेटी लगाइए, बीकेटी लगाइए, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अब आपको लगाना है बीकेटी। तो बीकेटी क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बीकेटी कहता है कि भैया एफ में 2 और 8 नहीं होगा, एफ में 7 2 बार आने वाला है, ठीक है, और एफ में 14 2 बार आने वाला है, और 5d में 1 होगा इलेक्ट्रॉन, ओनली इन द केस ऑफ
फर्स्ट, लास्ट और गधा प्रसाद जीडी। ठीक है, बाकी सब जगह जीरो होगा। तो देखिएगा, लिखिए पहले एफ को लिखिए। तो एफ में 1 होगा, 2 नहीं होगा, तो डायरेक्ट 3 होगा। ट्रिक कहता है 2 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। ठीक है, और 8 नहीं होगा, 2 बार 7 होगा तो डायरेक्ट 9 आएगा, 10 आएगा, 11, 12, 13, 14। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए डी में हर जगह जीरो होगा, फर्स्ट, लास्ट और गधा प्रसाद में 1 होगा। तो फर्स्ट में 1 होगा, गधा प्रसाद में 1 होगा और लास्ट में 1 होगा, बाकी सब जगह जीरो होगा। तो 0 0 0 0 0 0 रोजी रोजी 0 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 0। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया खत्म। अब हम लोग बढ़ेंगे एक्टिनोइड के तरफ। ठीक है, तो अब बीकेटी फॉर एक्टिनोइड्स देख लीजिए। तो ट्रिक लिखिए, थापा ने उष्मा को नापा, प्योर अमेरिकन कैमरा बेचा गया, कैलिफोर्निया ने आइंस्टीन के फॉर्म को मोती नगर पर नंबर पर लगवाया। ये आपका ट्रिक हो गया। ठीक है, अब जिस तरह से यहां पर सब में 7s2 6s2 था, यहां सब में 7s2 होगा, बट उस क्योंकि ये 7th पीरियड में आपका रहता है तो 7s2 होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, एलिमेंट का यहां पर एटॉमिक नंबर लिखना भी जरूरी होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक भी छूट गया तो पूरा ट्रिक फेल हो जाएगा। तो आपको सारे एलिमेंट अच्छे से याद होने चाहिए, चाहे जैसे भी आप करें। ठीक है, तो लिखिए यहां पे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आपके हो गए। अब सब में आप क्या छाप देंगे, छीन टपाक डम डम टुचकी टुइया, 7s2 छाप देंगे सब में। 7s2 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 7s2। ठीक है, 7s2 7s2 सब में छापेंगे। 7s2 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 7s2। अगर 7 है तो डी क्या होगा, एक कम तो 6d, एक और कम करिएगा तो 5f, सब में छाप दीजिए। 6d 5f 6d 5f 6d 5f 6d 5f 6d 5f 6d 5f। देखिए 6d 5f 6d 5f 6d 5f। ठीक है, हाँ 6d 5f 6d 5f 6। अरे भैया हथवा तो पूरा चढ़ गए हो। 6d 5f 6d 5f 6d 5f। ठीक है, अब यहां पर बीकेटी लगा दीजिए। बीकेटी क्या कहता है, विजेंद्र कुमार ट्रिक। बीकेटी ये कहता है कि यहां पर एफ में आपका 158 नहीं होगा, मतलब 158 नहीं होगा। एफ में उसी तरह से 7 2 बार आने वाला है और एफ में 14 2 बार आने वाला है। ठीक है, तो 1 नहीं होगा तो एफ में 0 होगा। ठीक है, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं होगा डायरेक्ट 6 होगा, 7 होगा, 8 नहीं आएगा, 2 बार 7 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा और 14 2 बार आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब डी कैसे निकलेगा, डी के लिए इसके जस्ट पहले का इनर्ट गैस को देखो। तो 90 के जस्ट पहले का इनर्ट गैस होता है आपका रेडॉन, दैट इज द 86। तो 86 में कैलकुलेशन करेंगे। 86 में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया और यहां से 0 डाल दिया, तो कितना हो गया 88। यहां कितना है 90, तो कितना बच गया 90 माइनस 88 2, तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहां देखिए इसका निकालना, तो 86 प्लस 2 88 प्लस 2 कितना हुआ 90, यहां कितना 91, तो डी में 1। 86 प्लस 2 88 और 3 कितना हुआ 91, यहां 92 है तो डी में 1। 86 2 88 और 4 92 93 है तो डी में 1। 86 2 88 और 6 94 तो डी में 0। 86 2 88 और 7 95 तो डी में 0। 86 2 88 और 7 95 है 96 तो डी में 1। 86 2 88 और 9 88 9 17 तो डी में 0। ठीक है, 86 2 88 और 10 98 तो डी में 0। 86 2 88 और 11 99 99 हो गया तो डी में कितना आ गया
86 2 88 1 89 99 तो डी में 0, 86 2 88 और 12 100 तो डी में 0, 86 2 88 और 13 101 तो डी में 0, 86 2 88 और 14 102 तो डी में 0, 86 2 यहाँ पे डी में 1। तो ऐसे करके कैलकुलेट करके आएगा। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक रेडियस का। तो एटॉमिक रेडियस इसका लेफ्ट टू राइट जाते हैं। यहां पर देखिए, सड़क पर नंदू पामार स्मार्ट यूरोप का गधा तब डायनियम हॉकर ने यूरोप के तमाम युवकों को लूटा में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है। रेडियस क्या होता है बेटा, रेडियस आपका डिक्रीज करता है। तो रेडियस डिक्रीज करेगा, लेकिन याद रखिएगा यूरोपियम का रेडियस आपका मैक्सिमम होता है। चलिए, और अगर आपसे ln+3 में पूछा जाएगा तो आप जैसे जैसे नीचे जाइएगा आपका रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। अब देखिए लेंथेनॉइड की एक खास बात है कि जैसे हमारे मम्मी पापा जो हैं क्या रहते हैं, गांव में रहते हैं, बहुत सारे लोग के मम्मी पापा, उनको शहर में लेकर कितनी भी अच्छी फैसिलिटी दे दो, शहर में उनको खुशी नहीं मिलती, वापस वो घर जाना चाहते हैं। तो ऐसा ही केस होता है लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड का कि इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। तो चाहे आप इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज दो, ये वापस चले जाते हैं +3 में। जैसे कि आप एग्जांपल्स के माध्यम से यहां देखेंगे कि सीरियम +4 शो करता है, क्योंकि सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 6s2 और इसमें 5d1 होता है, क्योंकि फर्स्ट लास्ट और गधा प्रसाद में d में 1 होता है और यहां पर होता है आपका 4f1। तो जब आप सीरियम +4 का निकालोगे तो ये हो जाता है 6s0 5d0 4f0, मतलब ये इनॉट गैस बन जाता है। तो ये इसी में रहना चाहिए था, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो स्टेबल होना चाहिए था, स्टेबल होता है इसीलिए 4 में जाता है। आपसे कोई पूछेगा सीरियम +4 क्यों शो करता है, क्योंकि ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है इसलिए +4 शो करता है, लेकिन ये 4 में नहीं रहेगा, ये 4 से वापस 3 में चला जाता है। तो यहां पर इसका हो गया रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इसलिए सीरियम +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एलिमेंट +4 शो करता है, तो सीरियम तो करता ही है, साथ ही साथ PrNdTbDy भी +4 शो करता है, बट ओनली विथ ऑक्साइड। यूरोपियम +2 शो करता है क्योंकि ये इस केस में हाफ फिल्ड हो जाता है, लेकिन ये +2 में रह नहीं पाता है, ये +2 से कहां चला जाता है, +3 में चला जाता है। तो यहां पर इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। कोई भी यहां पर देखिए, आप उसको लालच देंगे, मम्मी पापा को लालच देंगे, चलिए शहर में थोड़ा सा घूम के आइए, मॉल देखिए, एसी में सोइए, आ तो जाएंगे क्योंकि उनको थोड़ा सा एक्साइट कर रहा है, मजा आ रहा है आने में, लेकिन रहेंगे नहीं, वापस गांव चले जाएंगे। वैसा ही हो रहा है कि वापस +3 में चला जाएगा। सेम इज द केस भी वाई भी +2, ये भी +3 में चला जाएगा, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। Tb+4 भी 4 में जाता है क्योंकि हाफ फिल्ड हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये 4 में रहता नहीं है, 4 से वापस कहां चला जाएगा, Tb+3 में। तो इसका क्या होगा, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होगा कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हाँ, अच्छा सेम पेज है क्या, हाँ सेम पेज है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा एक्टिनोइड का, तो इनका भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होता है। इसमें बस आपको एक टेबल याद कर लेना, देखिए AC का 3 होता है, TH का 4, इसका 5 6 7 7 दो बार। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ऐसे कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट रहा, ऐसे। क्या आप देखिए यहां पर बढ़ा 3 से लेकर 7 तक गया, 7 दो बार आया, 6 एक बार, 4 दो बार, बाकी सबका 3। टेबल याद कर लीजिए, आपका काम हो गया, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया, मेटल है तो मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, सॉफ्ट मेटल होता है, और इनका जो हार्डनेस होता है एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज करता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि La3+ Lu3+ आपका कोई कलर शो नहीं करता है, लेकिन बाकी अगर Ln+3 की बात करिएगा इनके अलावा तो बाकी सब कलर शो करते हैं। अगर आपका F0 टाइप होगा या F14 टाइप होगा, इनको छोड़ के बाकी सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। एक मेटल है मिश मेटल, अलवाई होता है बेसिकली, अलवाई, मिश मेटल इज अलवाई। ये किसका अलवाई होता है, ये लैंथेनोइड का होता है, लैंथेनोइड मेटल का। इसमें 95% लैंथेनोइड पाया जाता है, आयरन 5% पाया जाता है, और ट्रेसेज ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और अल्युमिनियम पाया जाता है। ये यूज कहां होता है, Mg बेस एलवाई में यूज होता है टू प्रोड्यूस बुलेट सेल और लाइटर फ्लेट।
रिएक्शन बड़ा ही आसान है। रिएक्शन में ऐसे समझिए कि Ln अगर O2 से रिएक्शन करेगा तो इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा, Ln3O2 बन जाएगा, बट सॉरी Ln2O3 बन जाएगा, Ln2O3। देखिए तो O2 से कराइएगा तो Ln2O3 बन जाएगा। अगर आप Ln का S से कराइएगा तो इसका 3 इसका 2 है, तो क्या बन जाएगा, Ln3S2 बन जाएगा, तो Ln3S2 बन गया। अगर N से कराइएगा तो Ln का N से, इसका 3 और इसका भी 3 होता है, तो Ln बन जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन हो गया। वाटर से कराएगा तो वाटर टूट जाएगा H प्लस OH माइनस में, तो Ln और OH माइनस, तो इसका 3 इसका 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, LnOH होल थ्राइस बन जाएगा। देखिए LnOH होल थ्राइस बन गया। और यही H प्लस जब इलेक्ट्रॉन लेगा इसका तो H2 गैस बना देगा, क्योंकि H प्लस और इलेक्ट्रॉन मिलकर H2 गैस बनाता है। ठीक है, उसी तरह से एसिड से करिएगा तो मेटल आपका इलेक्ट्रॉन देगा, एसिड H प्लस देगा, तो आपका H2 गैस रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन से करिएगा तो आपका Ln हो गया, X हो गया, इसका 3 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, LnX3 हो जाएगा। ये आपका सारा रिएक्शन यहाँ पर खत्म हुआ, स्वाहा हो गया। हाँ, थैंक यू के पहले एक छोटी सी बात है कि एक आपको टर्म देखने को मिलेगा ट्रांस यूरेनियम। ट्रांस यूरेनियम, तो हम लोग जान लीजिए कि एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम होते हैं, आफ्टर यूरेनियम, आफ्टर यूरेनियम वाले, यानी जिनका एटॉमिक नंबर 93 से स्टार्ट होता है, उनको ट्रांस यूरेनियम कहा जाता है। जैसे आप यहीं पे देख सकते हैं यूरेनियम के बाद जो भी है, जैसे ये सब, यहां पर आपको मैं बता देता हूं, देखिएगा, आजा बेटा आजा। देखिए ये सब क्या है, ये सब ट्रांस यूरेनियम है। जो भी मैं आपको यहां भी घेरा हूं, ये सब क्या कहलाते हैं, ट्रांस यूरेनियम कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिएगा, ट्रांस यूरेनियम। तो ये माइंड मैप का पहला लेक्चर खत्म हुआ। मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, पूरा कवर किया है मिनिमम समय में। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी मेहनत की कदर करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करके बोर्ड में टॉप करके दिखाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर आप लोग कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले माइंड मैप में, तब तक के लिए बाय बाय।